स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर एंड अभी इस लेक्चर के अंदर इस वन शॉट के अंदर आपका यूनिट थर्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें देखो काफ़ी बहुत ही मतलब छोटा सा यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। थेसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी सारे सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी वन शॉट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, जल्दी से सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन सारे टॉपिक्स को देखते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, वन शॉट लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ऑलरेडी ये सिलेबस आपका काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर पसंद है प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले तो जो बेसिक से डेफिनेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं नोट्स ओपन करता हूँ। देखो, यूनिट थर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, बताना नहीं है आपको कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको पहले से सारी चीज़ें पता है क्योंकि आप 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है मैं पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको पढ़ता हूँ, समझा देता हूँ। प्रेजेंटेशन इज लाइक टेलिंग ए स्टोरी बट इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग यू ऑल्सो you also show pictures or slides to help people understand better. Presentation is your way of talking about in front of a group of people. देखो, प्रेजेंटेशन एक मतलब एक स्टोरी की तरह ही होता है। आप कोई स्टोरी बताते हो किसी पर्सन को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, लेकिन एक लाइक टेलिंग अ स्टोरी ही केवल नहीं होता है। वहाँ पे आप कुछ चीज़ें प्रेजेंट करते हो, लाइक स्लाइड आप यूज़ करते हो, पीपीटी यूज़ करते हो, यानी पिक्चर का यूज़ करते हो, जिससे कि लोगों को सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा डीपली से नहीं बताना चाहता, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी है। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली अ वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ विद अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग बोथ योर वर्ड्स एंड विजुअल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड बेटर। यही सारी चीज़ें इतने मतलब इजी वे में मैंने लिखा है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं, हमारे यहाँ से यूनिट पूरा स्टार्ट होता है। देखो, रिपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर रिपोर्ट्स, ठीक। तो देखो, रिपोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं रिपोर्ट क्या होता है, तो एक तरीके से आप बता सकते हो, जैसे कि आप ना अगर कोई प्रोजेक्ट ही बनाते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी आप एक तरीके का वहाँ पे आपका रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको कोई एक रिपोर्ट सबमिट करना है, तो आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट क्या होता है। देखो, लिखा है अ रिपोर्ट इज यूजुअली अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई एक टॉपिक होगा जिस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है। जैसे न्यूज़ वाले क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से है। जैसे अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पे ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करना है विथ एविडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं आप कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्ट में बना रहे हो एंड पूरा हवा में बातें कर रहे हो, वहाँ पे कोई एविडेंस ही नहीं है। उस जो भी वहाँ पे आप रिपोर्ट में लिख रहे हो उसको कोई फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फैक्चुअल मतलब राइटिंग होना चाहिए, बेस्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा इन्फॉर्मेशन कंटेन रहना चाहिए। पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपका है वो रिपोर्ट होता है, ठीक। अभी आगे हम और भी क्लियर करते हैं। देखो, द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन रिपोर्टेयर टू ब्रिंग बैक। देखो, जो रिपोर्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड रिपोर्टेयर से लिया गया है। टू ब्रिंग बैक, रिपोर्टेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, किसी चीज़ को वापस लाना लिख करके, ठीक है, किसी चीज़ को वापस लाना। रिपोर्टर का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इन्वॉल्व टू मीन दैट द गेदर्ड इंफॉर्मेशन इज अनबाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड। देखो, रिपोर्टर सिंपल इतना मीन्स होता है, मैं आपको क्लियर वे में समझा दूं। कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हो, एक लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो, और उसमें जो भी लिख रहे हो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो भी हो ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कंटेन हो विथ एविडेंस, वो आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें आगे हम देखते हैं, अ रिपोर्ट इज बेसिकली अ वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन। देखो, अ रिपोर्ट एक बेसिकली एक तरीका होता है शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। कि स्ट्रक्चर्ड वे में ऑलरेडी बताया, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन, लाइक टेलिंग अ डिटेल्ड स्टोरी अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो
तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट एक मतलब तरीका ही होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट पर आप एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो ताकि उस रिपोर्ट को लोग पढ़ करके आपके जैसे प्रोजेक्ट बना पाएँ, ठीक है। तो ये है आप अगर वहाँ पे रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बना रहे हो, अगर डिटेल्ड बनाओगे, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओगे, तो लोग आपके रिपोर्ट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी तरह वो प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। थीसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसके अंदर भी काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले थीसिस आपका क्या होता है, थीसिस राइटिंग पहले हम देखते हैं थीसिस राइटिंग क्या होता है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट तो आपको पता है, ठीक है, रिटन से ही रिलेटेड है। जैसे अगर रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ लिख करके आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, वो रिपोर्ट होता है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोफेशनल्स एट द कंप्लीटेंस ऑफ हिज रिसर्च वर्क। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है जो प्रिपेयर किया जाता है प्रोफेशनल के द्वारा एट द कंप्लीटेंस ऑफ हिज रिसर्च वर्क। कुछ मतलब जो प्रोफेशनल है वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, उस पर मतलब वो अगर उसको कंप्लीट कर लेता है तो उस पर क्या करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं कोई मतलब खोज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ जिससे कि मतलब कोई मिस्ट्री के बारे में, मतलब कोई रहस्य के बारे में मैं कोई मतलब रिसर्च कर रहा हूँ। अगर उस रिसर्च को मैं अगर उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाता है, ठीक है, या उसके मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिल जाते हैं, तो मैं उस पर प्रोजेक्ट राइट करूँगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊँगा जिससे कि लोग उसको पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर वही कंप्लीटेंस का मतलब वही होता है कि कोई रिसर्च वर्क है, उस पर आपने उसको आपने कंप्लीट किया और उसको आपने एक प्रोजेक्ट रिटन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, वही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाता है। सिंपल चीज़ है। अब द लैटिन वर्ड्स थेसिस, अब देखते हैं थेसिस क्या होता है। द लैटिन वर्ड्स थेसिस इज बोरोड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थेसिस, ठीक है। जो ये थेसिस है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है थेसिस, जिसका मतलब होता है समथिंग पुट फोर्थ। समथिंग पुट फोर्थ, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। थेसिस एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, दोनों सिमिलर ही हैं बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में। थेसिस लाइक जैसे एक डॉक्यूमेंट ही होता है कि स्टेटमेंट का, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स पर, जो एविडेंस पर बेस्ड होता है। ये अभी आप समझ के चलिए, आगे एग्जांपल के साथ ये पूरा क्लियर हो जाएगा जो थेसिस वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड। थेसिस एक आइडिया होता है, थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड विथ एविडेंस टू सो दैट इट इज ट्रू। देखिए क्लियर हुआ। थेसिस एक आइडिया ही होता है जिसमें थेसिस में मतलब थेसिस एक तरीके का आप समझ सकते हो एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप रिपोर्ट, आपको समझ में आया रिपोर्ट क्या होता है जिसमें हम कुछ लिखते हैं, थेसिस भी एक तरीके का रिपोर्ट की तरह होता है जिसमें हम कुछ लिखते हैं, जिसमें हम अपने आइडिया को डिस्कस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ दैट इज ट्रू, दैट इट इज ट्रू, ठीक। थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड विद एविडेंस टू शो दैट इट इज ट्रू। इन टेक्निकल राइटिंग बात करें, थेसिस इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट शोकेसिंग द रिसर्च डन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर टेक्निकल राइटिंग में बात करें, थेसिस एक लॉन्ग एंड डिटेल्ड कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट मतलब राइटिंग होता है जिसमें मतलब शोकेसिंग मीन्स जिसमें दिख रहा होता है कोई रिसर्च है जो कंप्लीट हुआ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ही अभी किसी मतलब कोई ऐसा मतलब रिसर्च करूं कोई मिस्ट्री के बारे में, उसका सीक्रेट फाइंड करूं, अगर उसको मैं मतलब सक्सेसफुली उसको मैं मतलब रिसर्च कर लेता हूं, तो मैं भी एक वहाँ पे थेसिस लिख सकता हूं, एक लॉन्ग एंड डिटेल्ड में कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट लिख सकता हूं जिससे कि लोग उसको समझ सकें, पढ़ सकें, कि मेरे कंप्लीटेंस को, ठीक है, उसको पढ़ सके। तो सिंपल चीज़ होता है यही थेसिस। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। A thesis is like a big school project
थीसिस को आप देखिए, इमेजिन करिए, थीसिस इज लाइक अ बिग स्कूल प्रोजेक्ट वेयर यू बिकम्स अ डिटेक्टिव और एन एक्सप्लोरर। जहाँ पर आप एक डिटेक्टिव बने हैं, एक्सप्लोरर बने हैं। यू पिक अ क्वेश्चन दैट नोबडी हैज़ फुली आंसर्ड। आपने क्वेश्चन पिक किया है और आपने क्वेश्चन मतलब उठाया जिसका कि जो आंसर कोई भी व्यक्ति उसको नहीं दे पाया, ठीक है। एंड यू गो ऑन अ जर्नी टू फिगर इट आउट, और आप वो उस जर्नी पर चले गए उसको मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। द जर्नी इन्वॉल्व्स रीडिंग अ लॉट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और टॉकिंग टू पीपल। वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया आपको, देखो, वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी। वही लॉन्ग स्टोरी आपका क्या है, थीसिस है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी दैट इज कॉल्ड थीसिस टू टेल एवरीवन अबाउट योर एक्साइटिंग एडवेंचर्स। आपने देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा है, आप मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपने निकाला और उस क्वेश्चन का आंसर कोई किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, नोबडी, यहाँ पे लिखा नहीं है नोबडी हैज़ फुली आंसर्ड, ठीक है। देन आप उस क्वेश्चन को फुली आंसर्ड करते हो बाई, आप उसमें बहुत सारे मतलब रिसर्च करते हो, बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हो, देन उसको आप सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व द मिस्ट्री, यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी। देन आप उसमें फिर एक उस पर आप एक लॉन्ग स्टोरी लिखोगे कि लॉन्ग स्टोरी वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे लिखोगे, जो भी आपका वहाँ पे कंप्लीटेंस ड्यूरिंग जो भी वहाँ पे कुछ हुआ होगा, जो भी आपने वहाँ पे रेफरेंस यूज़ किया, जिससे भी आपने स्टडी किया, कैसे आपको मिला, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ पे जब डिस्कस करोगे उसको एक लॉन्ग स्टोरी बनाओगे। वही लॉन्ग स्टोरी आपका क्या होता है, थीसिस होता है, जिसमें कि आप जो लिखते हो उससे क्या होता है, लोगों को आप बताते हो अबाउट योर एक्साइटिंग एडवेंचर, जो आपने ये चीज़ें अचीव की हैं, कैसे इसको सॉल्व किया है, ये सारी चीज़ें आप लॉन्ग स्टोरी के माध्यम से बताते हो, वही आपका थीसिस होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थीसिस क्या होता है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थीसिस। थीसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, आप थीसिस के मतलब इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहला तो यहाँ पे है डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। अगर आप थीसिस राइटिंग करते हो तो ये तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मतलब डिस्कवर करते हो न्यू थिंग्स को, मतलब नई नई चीज़ों को आप डिस्कवर करते हो। थीसिस हेल्प्स यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कोई ऐसा क्वेश्चन ही था, और एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऊपर दिया, कोई एक क्वेश्चन था जो लोग तो उसको नहीं मतलब सॉल्व कर पाते थे, पर उसको अगर आप एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, डिस्कवर करने स्टार्ट किए, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है। तो ये चीज़ है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस में, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। सेकंड पॉइंट इज प्रूविंग योर पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है proving your point means by doing research and presenting evidence you show that your idea or solution is valid। देखिए जैसे आपने उस क्वेश्चन को आपने, जैसे मेरे एग्जांपल से ही मैं समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन था वो मतलब नोबडी हैज़ फुली आंसर, ठीक है, कोई भी उसको मतलब फुल आंसर उसका नहीं कर पाता था। आपने रिसर्च किया, आपने पढ़ाई की, स्टडी की उसके ऊपर, देन उसको आपने सॉल्व किया, देन इससे आपने प्रूव कर दिया अपने पॉइंट को कि आपका सोल्यूशन, आपका जो आइडिया है बिल्कुल वैलिड था, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट होता है बाय प्रूविंग योर पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है शेयरिंग नॉलेज। देखिए योर थीसिस कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट वी नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। आप थीसिस जब भी लिखते हो तो इससे पता चलता है लोगों को, मतलब नॉलेज यहाँ पे मतलब शेयर होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, ठीक है, थीसिस उसमें आपने लॉन्ग स्टोरी राइट की, उसको लोग जब स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको रीड करेंगे, देन उनको भी मतलब नई नई चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी, यानी नॉलेज वहाँ पे उनको भी मिलेगा कि कैसे मतलब एक पर्सन ने उसको मिस्ट्री को सॉल्व किया। देन ये सारी चीज़ें हैं, आपका जो थीसिस होता है कंट्रीब्यूट्स करता है टू व्हाट वी नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, और आपका वही थीसिस मतलब कंट्रीब्यूट्स करता है और बताता है हमें कि हम मतलब क्या जानते हैं किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में। तो ये एक तरीके का है शेयरिंग नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट आपका था डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, प्रूविंग योर पॉइंट और शेयरिंग नॉलेज। ये हो गया आपका थीसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस। अभी आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऑलरेडी मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, फिर से हम यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इमेजिन, एग्जांपल के हेल्प समझेंगे। इमेजिन करिए यू वर्कड ऑन अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग समथिंग्स और सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड इशू। राइटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक टेलिंग द स्टोरी ऑफ हाउ यू प्लान्ड एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। आप मान लीजिए आप कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा, तो उसके बारे में आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे, वही आपका मतलब
प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके का होता है, ठीक है, जो लोगों को मतलब एक लाइक एक टेलिंग द स्टोरी होता है ऑफ हाउ यू प्लान्ड, कि आपने कैसे प्लान किया, कैसे इसको सॉफ्टवेयर को बनाया एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कैसे आपने कंप्लीट किया, प्लान से लेकर कंप्लीट तक आपको जो भी डिस्कस करते हो वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ठीक। ये था आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट आपका है डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपका है डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स। द रिपोर्ट शोज व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू अकम्प्लिश्ड। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो ऐसा नहीं प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसको दिखाने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप फेंक देते हो। प्रोजेक्ट एक तरीके का आपका वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, यानी कि उसको आप अचीव कर लेते हो कि हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास है। एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट अचीवमेंट्स की तरह काम करता है। और वही आपको मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो शो करता है व्हाट यू डिड, कि आप क्या आपने किया है, एंड व्हाट यू अकम्प्लिश्ड, और आपने क्या अचीव किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स ये आपका हो गया। सेकंड जो पॉइंट आपका है टीचिंग अदर्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मतलब इंपॉर्टेंस दूसरा क्या है, टीचिंग अदर्स, लाइक बाय शेयरिंग और मेकिंग अ प्रोजेक्ट इट्स लाइक टीचिंग अदर्स हाउ टू डू एंड व्हाट यू डिड। देखो अगर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो यहाँ पे सिंपल है, जो भी प्रोजेक्ट आप किसी को प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, आगे हम प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेजेंट किसी को कर रहे हो तो लोग उससे इन्फॉर्मेशन मतलब गेन कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट ऐसे बना है, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें मतलब दूसरों को लाइक टीचिंग अदर्स की तरह काम करता है, तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड जो पॉइंट आपका है इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट। अभी ये क्या है देखिए, इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट मीन्स होता है बाई टॉकिंग अबाउट व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट डिड नॉट यू हेल्प अदर लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। लाइक आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें काफ़ी सारे मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आपने बनाया, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाने में आपने क्या क्या मतलब चुनौतियों का सामना आपने किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लिखते हो, कोई अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया उसमें आप मेंशन करते हो, तो लोग जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे उनको आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें ख़राब हैं, ये चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे करनी है, सारी चीज़ें उनको पता चलती है। यानी फ्यूचर जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, आप खुद के प्रोजेक्ट को देख करके फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट होगा उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। व्हाट वर्क वेल, कि आपने क्या अच्छा किया था पिछले प्रोजेक्ट में और आपने क्या नहीं किया था। तो ये चीज़ें आप अपने ही एक्सपीरियंस से और या दूसरे लोग आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो ये चीज़ है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहला आपका हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स, एंड सेकंड इज टीचिंग अदर्स, थर्ड इज इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब एक समरी हम फटाक से ले लेते हैं। समरी इन समरी बोथ अ थीसिस एंड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें दोनों लाइक सिमिलर ही हैं। आर लाइक स्टोरीज ऑफ योर एडवेंचर इन लर्निंग और क्रिएटिंग, लाइक कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उसको लाइक रिटन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, वही आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होता है। डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक आपका यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। देखो अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी देखिए हम आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ थीसिस राइटिंग। अब थीसिस अगर आपको राइट करने से हमने बताया थीसिस में मतलब राइट करने से मतलब क्या बेनिफिट है, क्या क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे नहीं अगर आप थीसिस राइटिंग ऐसे लेटर की तरह लिखोगे तो आपका थीसिस राइटिंग मतलब हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थीसिस राइटिंग का भी स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ थीसिस टिपिकली फॉलोज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका है। पहला आपका टाइटल पेज, ठीक है, पहला आपका टाइटल पेज है। पहला आपका टाइटल पेज आपको देखो मैं सबसे आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होते हैं थीसिस राइटिंग के अंदर। बेटर थीसिस राइटिंग अगर आपको करनी है, एंड इसको मैं डिस्क्राइब भी किया हूँ। पहला तो आपका टाइटल पेज होता है, इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ योर थीसिस। जो भी आप थीसिस जिस पे भी लिख रहे हो और उसका टाइटल मतलब आपको आप मेंशन करना होता है, आपको अपना नाम एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने क्या चीज़ वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, वो बेसिक चीज़ यानी टाइटल पेज जो होता है उसमें आपको मेंशन करनी योर नेम, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द डेट ऑफ सबमिशन। इट्स लाइक
कवर ऑफ योर बुक। लाइक टाइटल पेज का सिंपल मतलब लाइक एक कवर ऑफ बुक की तरह काम करता है, जिसमें आपको नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, थीसिस का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। सेकंड जो पॉइंट आपका है स्ट्रक्चर में, abstract, ठीक है। सेकंड पॉइंट abstract, मतलब abstract का अगर हिंदी में मतलब समझे संक्षेप, ठीक है। लाइक अ ब्रीफ समरी ऑफ योर एंटायर थीसिस, लाइक एक आपको एक ब्रीफ समरी सबसे पहले देनी होती है अपने थीसिस के बारे में। जो भी आपका टाइटल है थीसिस का, उससे एक ब्रीफ समरी के पूरे इंटायर जो थीसिस है उसका एक ब्रीफ समरी आपको पे मतलब मेंशन करना होता है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू ऑफ योर रिसर्च, क्वेश्चन, मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। थिंक ऑफ इट, देखिए इसको मतलब एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है लास्ट 2 लाइन में। थिंक ऑफ इट एज अ टीजर ऑफ अ मूवी और ट्रेलर फॉर योर थीसिस, लाइक एक तरीके का एक ट्रेलर की तरह काम करता है, टीजर की तरह काम करता है आपके थीसिस का, ठीक है। जिसमें कि आप एक समरी दिखा देते हो, बता देते हो वहाँ पे ओवरव्यू आपके रिसर्च का क्या क्या है, ठीक है, कहीं रिजल्ट, कहीं कंक्लूजन, ये सारी चीज़, जिससे कि एक तरीके के टीजर की तरह काम करता है, एक ट्रेलर की तरह काम करता है। थर्ड पॉइंट जो आपका है एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक। हियर यू express gratitude to anyone who helped you during your research. It's like giving a shout out to your your supporting cast. एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब होता है लाइक एक ग्रेटिट्यूड शो करना जिसने आपके प्रोजेक्ट में, जिसने आपके थीसिस को राइट करने में हेल्प की, लाइक एक तरीके के शॉर्ट आउट की तरह होता है। आप किसी को शॉर्ट आउट कर रहे हो, शॉर्ट आउट मतलब दे रहे हो, किसी को क्रेडिट दे रहे हो कि आपने किस रेफरेंस का यूज़ करके आपने इसको मतलब थीसिस को राइट किया, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट आपका है टेबल ऑफ कंटेंट। आप अपने थीसिस राइटिंग में टेबल ऑफ कंटेंट जरूर वहाँ पे लिखना होता है। लिस्ट ऑल द चैप्टर एंड सेक्शंस इन योर थीसिस विद देयर पेज नंबर। इट्स लाइक अ रोड मैप दैट हेल्प्स रीडर, मतलब आपको थीसिस में सारे चैप्टर का, जो भी आपका चैप्टर है, कंक्लूजन का हो या रेफरेंस का हो, एक टेबल ऑफ कंटेंट देना होता है। लाइक टेबल ऑफ कंटेंट में बात करूँ, जैसे आप अभी गूगल पे कोई भी मतलब प्रॉब्लम सर्च करते हो, नंबर 1 वेबसाइट पे जो भी वहाँ पे आएगा उस पर जब भी क्लिक करोगे देखोगे उसमें 100% आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलता ही मिलता है, तभी वो वेबसाइट रैंक करती है नंबर 1 पेज पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, अगर आपको इफेक्टिव बनाना है देन ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन करना है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है विद देयर पेज नंबर, वहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। इट्स लाइक अ रोड मैप दैट हेल्प रीडर, इसे रीडर जो भी रीड करना चाहता है वो डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से रीड कर सकता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। इंट्रोड्यूस योर रिसर्च क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर थीसिस। इट्स लाइक सेटिंग द स्टेज फॉर योर इंटायर स्टोरी। इंट्रोडक्शन का सिंपल मतलब है आपको अपने रिसर्च के बारे में स्टार्ट करना है, फिर वहाँ पे आउटलाइन आपका मतलब थीसिस के स्ट्रक्चर के जो भी आउटलाइन है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। इट्स लाइक एक तरीके का ये समझ लीजिए आप सेट कर रहे हो स्टेज को, ठीक है, ये एग्जांपल है, स्टेज को आप सेट कर रहे हो अपने पूरी स्टोरी को बताने के लिए, पूरा एक सेटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट आपका है लिटरेचर रिव्यू। देखो पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, ये पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी तो समझ में तो आपको आ ही जाएगा, बाकी इसको थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे क्या क्या पॉइंट है, फिर उसके अंदर आप खुद से लिख सकते हो। 6th पॉइंट आपका लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? अ लिटरेचर रिव्यू प्रूव्स दैट द थीसिस डिस्कस समथिंग और ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। देखिए लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपके थीसिस में ऐसा होना चाहिए कि हाँ आपका थीसिस जो है अगर कोई भी रीड कर रहा है तो उसको लगे हाँ इस थीसिस को हमने रीड करके हमने कुछ इंपॉर्टेंस एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने वहाँ पे गेन की, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू प्रूव करता है दैट द थीसिस डिस्कस समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हो, ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है। 7th पॉइंट आपका है मेथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी क्या होता है? मैथोडोलॉजी का मतलब होता है डिस्क्राइब द मेथड्स एंड टेक्निक्स, मतलब आपको मेथड्स एंड टेक्निक्स को डिस्क्राइब करना होता है। यू यूज टू कंडक्ट योर रिसर्च, कि आपने कैसे अपने कंडक्ट किया अपने रिसर्च को। इट्स लाइक एक्सप्लेनिंग द टूल्स, लाइक एक तरीके का होता है एक्सप्लेन करना अपने टूल्स को, अपने इक्विपमेंट को,
जो भी आपने यूज़ किया है अपने एडवेंचर में, यानी जो भी आप थीसिस राइट कर रहे हो जिस भी टॉपिक पर, उस टॉपिक को अचीव करने में आपने जो भी टूल्स जो भी इक्विपमेंट आपने यूज़ किया, उस मेथड को, उस टेक्निक्स को मतलब डिस्क्राइब करना होता है मेथडोलॉजी के अंदर। ठीक है, इस मतलब स्ट्रक्चर के अंदर 7th पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट मीन्स प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च ऑफ एन यूजिंग टेबल्स, ग्राफ और चार्ट्स। यहाँ से आपको रिजल्ट, लास्ट में आपको पे रिजल्ट भी मतलब वहाँ पे मतलब मेंशन करना होता है, लाइक प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, कि आपके मतलब रिसर्च के क्या फाइंडिंग है, ऑफन मतलब आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स का यूज़ करके वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, आपने जो भी अचीवमेंट्स वहाँ पे किए इसका रिजल्ट क्या है। 9th पॉइंट आपका यहाँ पे है डिस्कशन, और थीसिस में आपको डिस्कशन भी करना होता है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स योर रिजल्ट एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ दे आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। इट्स लाइक डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रेजर्स यू फाउंड। देखिए, डिस्कशन मीन्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स योर रिजल्ट, आपके रिजल्ट का एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स हो रहा हो, एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ दे आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। इट्स लाइक डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रेजर्स यू फाउंड। ये है, ठीक है। एंड द 10th जो आपका यहाँ पे पॉइंट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आपका मतलब समराइजेशन एक तरीके बोल सकते हो। आप अपने थीसिस में जो भी जिस भी टॉपिक पर राइट कर रहे हो वहाँ पे समराइजेशन भी होना चाहिए। समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर थीसिस, रीस्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, मेन पॉइंट्स जो है उसको आप रीस्टेट कर लो, समराइज कर लो, कुल मिला के आपको कंक्लूड करना होता है। तो ये है आपका कंक्लूजन। 11 पॉइंट आपका है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मीन्स लिस्ट ऑल द सोर्स यू cited in your thesis. It's like giving credit to the authors. रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल ही दिया था, ठीक है, कि आप कोई क्वेश्चन आपने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप कुछ मतलब रेफरेंस लोगे, लाइक आप बुक्स पढ़ोगे, रीड करोगे, ऑनलाइन देखोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो रेफरेंस आप कहीं ना कहीं लोगे। तो एक तरीके का होता है, आप क्रेडिट दे रहे हो ऑथर को, जहाँ से भी आपने उसको अपने रिसर्च को कंडक्ट किया है, एकम्प्लिश जहाँ से आपने उसको किया है, किस मेथड को यूज़ करके, किस रेफरेंस के जरिए, ठीक है, वो देना होता है आपको। एंड द लास्ट पॉइंट आपका जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग में, वो है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होता है? अपेंडिसेस का सिंपल मीन्स होता है लाइक आप अपने थीसिस राइटिंग में जो भी स्टोरी वहाँ पे बता रहे हो जिस भी टॉपिक पर, उसमें कुछ आप बोनस कंटेंट कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है, इंक्लूड एडिशनल मटेरियल, लाइक एडिशनल मटेरियल वहाँ पे इंक्लूड करना होता है, दैट सपोर्ट योर थीसिस। इट्स लाइक एडिंग बोनस कंटेंट टू योर स्टोरी। एडिशनल मटेरियल वहाँ पे आपको बताना होता है, दैट सपोर्ट, जो आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी वहाँ पे एडिशनल मटेरियल वहाँ पे राइट कर दें जो आपके थीसिस से रिलेटेड हो। एडिशनल मटेरियल जो आप देना चाहो रिलेटेड टू योर थीसिस, देन वहाँ पे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो एग्जांपल भी, इट्स लाइक एडिंग बोनस कंटेंट ऑफ योर स्टोरी। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे 12 पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, टाइटल पेज, यहाँ पे बाकी टाइटल पेज आपको याद करना है, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे आपको हेडिंग इसको याद कर लेना है। बीच वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, देन आप इसको राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपके 12 पॉइंट थे स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग के अंदर। अभी हम देखिए यहाँ पे मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन यहाँ पे यूनिट 3 है, हमने थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग देखा। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स देखे जो इंपॉर्टेंट्स थे, जो पेपर पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। तो ये रहा आपका टॉपिक टेक्निकल प्रपोजल। देखिए अब हम देखेंगे टेक्निकल प्रपोजल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, प्रपोजल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रपोज विच मीन्स टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन और टू अ फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप थोड़ा इग्नोर करना, पर्पज लिखा हुआ है, ये प्रपोज होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक यार हो जाती है। ठीक है, प्रपोजल
प्रपोजल जो वर्ड है ये डिराइव्ड है एक वर्ड प्रपोज से, जिसका जो मतलब होता है सजेस्ट करना या कुछ चीज़ ऑफर करना, ठीक है, कोई सोल्यूशन ऑफर करना या अपने आइडिया को दूसरों तक शेयर करना, ठीक है, प्रपोज करना, यही आपका प्रपोजल होता है। प्रपोज का तो मीनिंग आपको पता चल रहा होगा कि प्रपोज का मतलब तो आपको सिंपल पता ही है क्या होता है प्रपोज, ठीक है, बट प्रपोजल राइटिंग क्या होता है, हम टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर टेक्निकल प्रपोजल जो यहाँ पे टर्म है इसको समझना है। ये आपका एक वर्ड होता है जो प्रपोज से ही डिराइव्ड है आपका प्रपोजल, जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ें शेयर करना, मतलब सजेस्ट करना, कोई ऑफर करना सोल्यूशन, कोई आइडिया शेयर करना, ये प्रपोजल होता है, ठीक है। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर और अ फॉर्मल रिपोर्ट रिटन टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू एन इशू। ये आपका जो प्रपोजल, टेक्निकल प्रपोजल जो राइटिंग होता है, एक लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, फॉर्मल रिपोर्ट इसको बोल सकते हो, जो लिखा क्यों जाता है, कोई इशू है, ठीक है, कोई इशू है, उस इशू उस इशू पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर आप पब्लिक का टेंशन ग्रैब करना चाहते हो, सो ये आप लिखते हो, फिर प्रपोजल ये आपका होता है, प्रपोजल राइटिंग यही होता है। ये एक आपका बिजनेस लेटर है। बिजनेस में ये प्रपोजल राइटिंग काफ़ी हेल्प करती है, आगे हम भी ये सारा डिस्कस करेंगे टाइप्स में, ठीक है। तो ये भी समझ के रखो, प्रपोजल राइट इसीलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम है या कोई अपना आइडिया किसी को देना चाहते हो तो वो आप प्रपोज करते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ प्रपोजल इज परसुएशन। अभी आपको अगर मैं बोलूँ आपको प्रपोजल राइट करना है, ठीक है, जैसे आपको भी अपने टीचर को परसुएड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और आपका टीचर है आपको बताने के लिए रेडी भी नहीं है, तो आप कैसे मतलब परसुएड करोगे, कैसे परसुएड करोगे अपने टीचर को कि वो आपको आपका जो टॉपिक है, मुश्किल सा जो टॉपिक है, उसको इजी वे में वो आपको समझाएं। तो ये चीज़ होता है परसुएड करना, यानी वो आप प्रपोज कर रहे हो अपने टीचर को। अब यार वो वाला प्रपोज मत समझ लेना, टीचर को प्रपोज करने का जो समझ रहे हो वो नहीं, टेक्निकल फील्ड में समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। प्रपोजल का मीन्स होता है परसुएड करना किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मतलब अपना काम कराने के लिए, अपना मतलब बात मनवाने के लिए परसुएड करना, वही आपका प्रपोजल होता है। इतना डीपली से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब प्रपोजल देखिए, अब प्रपोजल मे बी रिटन टू पीपल, जो प्रपोजल होता है वो लोगों को आप लिखोगे, ठीक है, लोगों को ही तो लिखोगे, लोगों को भी लिख सकते हो, लोगों को परसुएड कर सकते हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो आपका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, किसी को भी वहाँ पे अगर आप परसुएड करते हो, राइट करते हो, वो आपका प्रपोजल राइटिंग होगा। टू एन आउटसाइड कंपनी के लिए भी राइट किया जाता है प्रपोजल राइटिंग, इवन यहाँ पे गवर्नमेंट तक प्रपोजल राइटिंग होती है। तो ये चीज़ आपको पता चला प्रपोजल क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देख लिया इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू स्किल क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है, और कैसे प्रिपेयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, ये सारी चीजें हमने देख ली। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस करिए इंटरव्यू स्किल्स क्या होता है, हमने देख लिया। और ऐसा कुछ पूछेगा, सजेस्ट सम गाइडलाइंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरव्यू, यानी क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू। देखिए, इसमें एक ट्विस्ट यहाँ पे है कि हमने ये चीजें पहले कंप्लीट कर ली। बिफोर द इंटरव्यू क्या क्या करते हैं, यानी कैसे प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें देख ली। बिफोर द इंटरव्यू सेम आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि बिफोर द इंटरव्यू जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वही चीज आपको प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू में ही है। अब यहाँ पे दूसरा आपको देखना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती है, ये हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू में सबसे पहला आपका है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट, हैंडशेक एंड अच्छे से आप बैठे हो, कॉन्फिडेंट रहे, पॉजिटिव, पूरे आपका बॉडी दिख रहा हो, ये सारी चीजें आपका बॉडी लैंग्वेज यानी ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा यहाँ पे है एक्टिव लिसनिंग, ये सिमिलर वही पॉइंट आ गया यहाँ पे, जो अभी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू में हमने देखा था। एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी चाहिए, क्लैरिटी इन रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो भी आप बोले साफ बोले, क्लैरिटी के साथ बोले। ये सेम वही चीज रिपीट हो रहा है और काफी बढ़िया है, सेम चीज आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो बोला है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। बाकी भले ही आप सारी चीजें सेम लिखें, ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग करें आप एंड क्लैरिटी इन रिस्पॉन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट सो एंथुसियाज्म, यानी कि यहाँ से आप उस अपॉर्चुनिटी, उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है, ये सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, उस जॉब के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है,
ये सारी चीजें वहाँ पे आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है। इफ द इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स, डेमोंस्ट्रेट योर एबिलिटी टू बात को मनवाने ऑन के लिए योर अपने फीट प्रोडक्ट को एंड सेल प्रॉब्लम सॉल्व, वो करने आपके के लिए मतलब पूरे वही होता है आपके आपका थिंकिंग बिजनेस स्किल्स को प्रपोजल, देखते हैं, यानी आप बिजनेस उस से रिलेटेड प्रपोजल यहाँ जॉब्स पे के लिए हो अडेप्ट रहा है। पर्सन सेकंड है जो या आपका नहीं, यहाँ ठीक पे है। है ये सारी चीजें रिसर्च हैं। प्रपोजल। इसके बाद रिसर्च आस्क फॉर प्रपोजल क्या है? क्लैरिफिकेशन, अब रिसर्च आस्क फॉर प्रपोजल फिर से क्लैरिफिकेशन नाम से ड्यूरिंग द क्लियर हो गया। इंटरव्यू में। ये रिसर्च आपका किसी पॉइंट है, चीज इफ की इफ रिसर्च क्वेश्चन में इज जो अनक्लियर प्रपोजल किया डोंट जाता है वही हेजिटेट। आपका ये सारी रिसर्च चीजें वही प्रपोजल सेम होता है। वाला सेम आ अंडरस्टैंड गया वहाँ करते पे हैं विद द जो हमने हेल्प ऑफ अभी डेफिनेशन। सॉरी प्रपोजल विच प्रिपेयर रिलेटेड फॉर विद द इंटरव्यू में हमने प्रोजेक्ट देखा, वही सेम यहाँ पे आ गया कि रिक्वायरिंग कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन अगर इंक्वायरी नहीं और आता है तो वहाँ पे सिस्टमैटिक हॉनेस्टी के इन्वेस्टिगेशन साथ नोन एज आपको रिसर्च उस प्रपोजल। हॉनेस्ट रहना है देखिए उस अभी मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊं लेकर जैसे के। एग्जांपल तो यहाँ इसका पे वही मैं देना सेम चाहूँ, चीज है, जैसे आस्क अगर फॉर आपको क्लैरिफिकेशन। कुछ अपना भी अगर प्रोजेक्ट इशू बनाना होता है, है ठीक है, ड्यूरिंग द आपको इंटरव्यू कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्वेश्चन बनाना है, समझने में तो सुनने आप में, तो प्रोजेक्ट आप बनाने में बिल्कुल आप आस्क फॉर किसी ऐसे क्लैरिफिकेशन आप वहाँ पर्सन्स पे का कर हेल्प सकते ले हैं। रहे ये हो सारी जिसे चीजें आपका प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द आपके इंटरव्यू प्रोजेक्ट है। के बारे में काफी अभी हम अच्छे जल्दी से तरीके से देख लेते हैं नॉलेज है, आफ्टर वो द ऑलरेडी इंटरव्यू ऐसे क्या क्या पोस्ट चीजें पर है मैटर जो करती है, बहुत क्या क्या सारे चीजें प्रोजेक्ट वो कर आपको चुका है, याद तो उसको रखनी आप है। परसुएड आफ्टर द करोगे, उसको इंटरव्यू में आप पहला प्रपोजल एक्सप्रेस राइट करोगे ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे कि वही सेम चीज है, सो वो ग्रेटिट्यूड जो आपके हमने प्रिपेयर प्रोजेक्ट में फॉर वो आपकी हेल्प करे। देखा था इंटरव्यू में, ठीक सेम है, सारे रिसर्च पॉइंट्स करें हैं। न्यू बाकी न्यू क्वेश्चंस टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट न्यू है इसलिए मतलब मैंने वहाँ पे इसको जो भी मेंशन कर प्रोजेक्ट दिया, है आपको बता उस दिया। प्रोजेक्ट तो नए नए वही चीज प्रोजेक्ट को सेम है रिसर्च यहाँ पे करके कि आपको थैंक्स वो करना आपको है, ठीक है। बताए, देन उस तो पे वही आप सिमिलर अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपीट हो बना रहा है, पाओ। रिफ्लेक्ट मतलब ऑन द एक तरीके से इंटरव्यू, उसको समझ रिफ्लेक्ट सकते ऑन हो द इंटरव्यू, रिसर्च रिफ्लेक्ट ऑन प्रपोजल द को। इंटरव्यू कोई भी एक्सपीरियंस, चीज है जो आप नोटिंग रिसर्च व्हाट करते हो, वेंट रिसर्च के वेल। लिए जो मतलब यहाँ प्रपोजल पे आपको राइट करते सिंपल हो क्या जहाँ पे करना है, जो भी लिखा है आप इंटरव्यू प्रोजेक्ट दे के रिक्वायरिंग घर साइंटिफिक चले आए, इंक्वायरी ठीक है। वगैरह, अब घर पर सिस्टमैटिक जो आपको उसको एनालाइज इन्वेस्टिगेशंस करना है कि होती है, इंटरव्यू में रिसर्च आपने वगैरह जो गलत होता है क्या वही किया, आपका आपका रिसर्च इंटरव्यू प्रपोजल सही होता गया है। होगा, उसको ठीक, एनालाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना एंड है, यहाँ अपने पे जो हमारा इंटरव्यू को टॉपिक देखना है है, समझना जो है, हम ठीक है। अभी ऐसा नहीं दे शुरुआत के में चले इसको आए, आप पढ़े भूल थे, गए जो कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं, अब सिलेबस में बिल्कुल जो पूरा टॉपिक दिया सब है कुछ टेक्निकल साफ प्रपोजल, है। बाकी उसको ऐसा आप नहीं, ये मत आपको समझना वो रिफ्लेक्ट सिलेबस करना है में अपने दी हुई इंटरव्यू पे इंपॉर्टेंट कि है, आपका सारी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू ठीक है। कैसा थर्ड है, आपका कैसा हुआ यहाँ है, पे सारी चीज टाइप्स है रिफ्लेक्ट करनी है। टेक्निकल इसका दूसरा प्रपोजल। पॉइंट का ये मतलब है फिर से आफ्टर द आपको इंटरव्यू जैसे ये। नाम से पता चल रहा अब होगा तीसरा होता टेक्निकल है प्रपोजल, प्रपोजल फॉलो अप रिलेटेड विद ऑन द प्रॉमिस्ड टेक्निकल। एक्शंस। इफ यू चलिए पढ़ते वर हैं पहले इसको। आस्क्ड देखो टू प्रपोजल प्रोवाइड रिलेटेड टू एडिशनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टू नॉलेज एंड परफॉर्म अ स्किल्स टास्क इन आर योर, नोन एज तो टेक्निकल इसका कहने का प्रपोजल। मतलब है वह फॉलो अप प्रपोजल जो ऑन मतलब प्रोमाइज्ड एक्शन रिलेटेड का होता है सिंपल मतलब है, टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉमिस्ड स्किल एक्शन से। का सिंपल ठीक, मीन्स है आपने इंटरव्यू ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू नॉलेज आपने एंड कुछ स्किल्स ऐसे टास्क से आपने वही मतलब आपका क्या आपने होता है बोले थे, टेक्निकल प्रपोजल। आपने जैसे मतलब मान आपको जैसे आपको बोला मैं गया कि एग्जांपल आपको की हेल्प से एडिशनल अगर समझाना इन्फॉर्मेशन को चाहूँ शेयर करनी है तो हमें जैसे कि मान आफ्टर द लीजिए आप एक इंटरव्यू, तो सॉफ्टवेयर आप उन इंजीनियर सारी हो, ठीक चीजों है, को फॉलो सॉफ्टवेयर करें, उसको शेयर इंजीनियर, करें और जो आपको आपसे अपने ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर के द बारे में इंटरव्यू आपसे किसी को बोला गया, मतलब आपको जो परसुएड टास्क करना है, आपको किसी दिया को गया प्रपोज उसको करना आप है आफ्टर द अपने इंटरव्यू सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपको मैंने उसको एक सबमिट सॉफ्टवेयर करना है, क्रिएट तो किया उसको है, ये सिंपल उसको सॉफ्टवेयर में ऐसा सबमिट मतलब करें, उसको इसका परफॉर्म करें उस टास्क वर्किंग को, पर्टिकुलर ऑपरेशन है, टास्क को। हैंड ये फोर्थ ऐसा यहाँ पे वर्क है करता है, एसेस सारा द मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंसेस, आपको ठीक अपने है। और सॉफ्टवेयर के इवेलुएट बारे करना है में अपने जो दूसरों को इंटरव्यू का जो परसुएड करना आपका है, तो प्रोसेस हुआ, सॉफ्टवेयर क्या जो एक भी टेक्निकल इंटरेक्शन हुआ टर्म है। आपका ठीक, कंपनी के तो उस इंटरव्यू में, जो भी टेक्निकल आपका वहाँ पे किसी को जब इंटरव्यू परसुएड हुआ, उसको करते हो सिंपल क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर एनालाइज को करना किसी है, को उसको शेयर देखना है, करते हो, कंसाइडर तो करना दैट है इज अपने टेक्निकल कैरियर्स के प्रपोजल। गोल्स को, बताते हो कि आप वैल्यूज मेरे को, उस सॉफ्टवेयर को यूज कंपनी के कीजिए, बारे में। तो मतलब ये यहाँ पे तरीके से आप सिंपल है रिलेट कर सकते हो एसेस द प्रपोजल जो आपका एक्सपीरियंस में, टेक्निकल नॉलेज एवेलुएट एंड द स्किल इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है से जो एवेलुएट रिलेटेड द हो इंटरव्यू वही आपका प्रोसेस एंड टेक्निकल योर प्रपोजल इंटरेक्शन होता विद है। द कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ इवेलुएट करना है जो ऑर्गेनाइजेशनल भी इंटरव्यू इन्वायरमेंट का आपका प्रपोजल प्रोसेस हुआ, क्लासिफाइड इनटू जो टू आपका जो कैटेगरीज। याद इंटरेक्शन हुआ रखना कंपनी के लोगों के ये साथ, पॉइंट उसको है कि आके आपको जो आपका इवेलुएट टाइप्स करना ऑफ है, प्रपोजल समझना है होता है अपने वो तीन एक्सपीरियंस टाइप्स को का कि होता आपका है, एक्सपीरियंस बिजनेस उनके साथ प्रपोजल, कैसा रिसर्च रहा, प्रपोजल एंड द लास्ट ठीक है। इज फिफ्थ है टेक्निकल आफ्टर द प्रपोजल। अब इंटरव्यू यहाँ पे प्रिपेयर टेक्निकल फॉर प्रपोजल एडिशनल भी राउंड। फर्दर आपका मान क्लासिफाइड लीजिए होता है सपोज करके 4 चलिए आपका टाइप्स में। फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है, राउंड के लिए याद आप रखना। ऑल्सो भी अब वहाँ पे देखते हैं प्रिपेयर कौन रहिए, कौन ठीक से है, टाइप्स हैं टेक्निकल मोटिवेटेड प्रपोजल के। रहिए। पहला जो टाइप्स आपका ये हो है गया आपका एक्सटर्नल फिफ्थ प्रपोजल। आफ्टर द इंटरव्यू। देखिए एंड एक्सटर्नल सिक्स में प्रपोजल क्या कंटिन्यू होता है, जॉब नाम सर्च से यहाँ पे कुछ हो आपको गया समझ में आपका, आ रहा और होगा। भी सारे पॉइंट्स एक्सटर्नल यहाँ पे बना के आप प्रपोजल, लिख प्रपोजल सकते तो हैं अपने ऑलरेडी आपको
ऑलरेडी आपको पता है। एक्सटर्नल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा है रिटन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू विन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट फॉर वर्क इन द मार्केट। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसको विन करने के लिए किसी को परसुएड किया जाता है, तो ये आपका एक्सटर्नल प्रपोजल होता है, या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन आपसे बोला था काम के लिए क्या होता है, मार्केट हमने में ऑलरेडी देखा था, इंटरव्यू स्किल्स की डेफिनेशन देखी थी हमने, ये सारी चीजें भी अभी कुल मिला के एक्सटर्नली जो प्रपोजल होता है, अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सटर्नल प्रपोजल। अब हम देखते हैं सेकंड आपका यहाँ पे जो टाइप्स है टेक्निकल प्रपोजल का, वो है इंटरनल प्रपोजल। देखिए इंटरनल प्रपोजल आप सभी करते होंगे, ठीक है। अब देखो इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ पे लिखा है प्रपोजल राइट टू इम्प्रेस द पर्सन और ग्रुप इन अथॉरिटी टू अलाउ हिम टू इम्प्लीमेंट हिज आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरनल प्रपोजल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस करना, ठीक है, किसी पर्सन को इम्प्रेस करना अपनी बातों से, अपने पर्सनालिटी में किसी को इम्प्रेस करना, ये आपका इंटरनल प्रपोजल होता है। या किसी ग्रुप ऑफ अथॉरिटी को मतलब अलाउ करना इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप अपने आइडिया को ऐड ऑन करना चाहते हो, अपना आइडिया वहाँ पे मतलब ऐड करना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ठीक है, अपनी बात को वहाँ पे मतलब रखना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, तो वो प्रपोज करोगे, सो वो आपका इंटरनल प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रुप ऑफ अथॉरिटी को वहाँ पे अलाउ करना चाहिए कि आपकी जो आइडिया है उसमें इम्प्लीमेंट हो उस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो ये आपका इंटरनल प्रपोजल हो गया। अब तीसरा जो टाइप्स आपका होता है वो होता है सॉलिसिटेड प्रपोजल एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। इसको भी 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं कि सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है। याद रखना, सॉलिसिटेड प्रपोजल अ प्रपोजल विच इज़ रिटन इन रिस्पॉन्स टू समबडी रिक्वेस्ट। देखिए ये जो प्रपोजल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन्स को प्रपोज किया, ठीक, एंड नहीं सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको गलत थोड़ा समझा दिया। अब देखिए सॉलिसिटेड प्रपोजल का क्या मतलब होता है। देखिए अ प्रपोजल विच इज़ रिटन इन रिस्पॉन्स टू समबडी रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन ने आपको प्रपोज किया फॉर एनी वर्क, ठीक है, कोई भी काम के लिए वो आपको प्रपोज किया, एंड उसके रिस्पॉन्स में उसको आप जब प्रपोजल राइटिंग करोगे तब वो आपका होता है सॉलिसिटेड प्रपोजल। मान लीजिए आपके यार फ्रेंड ने आपको प्रपोज किया किसी भी वर्क के लिए और आपने उसके प्रपोजल में एक रिस्पॉन्स दिया, एक फीडबैक दिया, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, सॉलिसिटेड प्रपोजल। यानी ये रिस्पॉन्स में होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में होता है, फीडबैक में प्रपोजल होता है, ठीक है। सामने वाला पहले आपको प्रपोज करता है, देन आप उसको प्रपोज करते हो। इसको रिलेट करके अगर समझोगे तो समझ में ईजिली समझ सकते हो। और आपका यहाँ पे लास्ट है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, इसका जस्ट अपोजिट। एन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल इज वन सेंड टू समवन इवन दो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपको, मतलब आपसे बोला नहीं है क्या भैया आप मुझे प्रपोज कीजिए, आप मुझे प्रपोज कीजिए किसी वर्क के लिए, ठीक है, आप फिर भी उसको प्रपोज करते हो। एंड ये चीज़ तो सभी करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स नहीं चाहती कि वो उनको प्रपोज करे, बट बॉयज़ उनको प्रपोज करते हैं, एज अ रिलेट कर सकते हो, इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। एन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल इज वन सेंड टू समवन इवन दो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। यानी कि मतलब दूसरा व्यक्ति वो नहीं चाहता कि उसने, मतलब चाहता नहीं वो, मतलब वो उसने उसको नहीं बोला, मतलब जो प्रपोज कर रहा है उसको नहीं बोला कि आप मुझे आगे प्रपोज करिए, उसने कुछ नहीं बोला सामने वाला व्यक्ति, बट वो जो पर्सन है वो प्रपोज कर रहा है कोई वर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजल का मीन्स मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बताया, टेक्निकल फील्ड में समझ के चलना, कोई काम कराना है या कुछ ऑफर करना है, सॉल्यूशन को, आइडिया को शेयर करना है, बट सामने वाला नहीं चाहता कि आप उसको कुछ बताएं, ठीक है, या उसने कुछ बोला नहीं आपसे कि आप मुझे इन्वॉल्व करिए अपने काम में, अपने आइडिया को आप शेयर कीजिए मुझसे, उसने कुछ नहीं बोला, फिर भी आप उसको प्रपोज करते हो, आइडिया शेयर करते हो, वही आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग क्या होता है, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीवियस वीडियो देखोगे ज़्यादा तरीके से समझ पाओगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर में, तो स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग का सिमिलर आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग है। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है सिमिलर एज थीसिस राइटिंग। वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे थीसिस राइटिंग के अंदर, उतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग के होते हैं। थीसिस राइट करने में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वही आपका प्रपोजल राइटिंग में स्ट्रक्चर यूज़ होता है। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, लिटरेचर रिव्यू देना होता है, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, डिस्कशन। ये ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। लेक्चर 1 जाके अटेंड करना, ईजी वे में आप समझ जाओगे। सारे पॉइंट को आप यहाँ पे खाली लिखना नहीं है 8 पॉइंट, इसको डिस्क्राइब भी 2-2 लाइन में कर देना है। लॉन्ग में क्वेश्चन जब भी आपका बनता है, टाइटल पेज भी डिस्क्राइब करना है, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे से आपको सारे डिस्क्राइब कर देना है 2-2 लाइन के अंदर। और ये तभी कर पाओगे तो लेक्चर 1 आप अटेंड करोगे, देन आप इसको खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग ये आपका हो गया, 8 पॉइंट यहाँ पे है। अभी हमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि कैसे आप किसी को प्रपोजल लिखते हो। हमने देख लिया प्रपोजल क्या होता है, टाइप्स भी देख लिए। अब यार प्रपोजल लिखें कैसे, ठीक है, ठीक है। ओरल प्रपोजल यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें राइटिंग पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग हम पढ़ रहे हैं, ओरली यहाँ पे हम प्रपोज नहीं करने जा रहे किसी को। यहाँ पे हम अपने राइटिंग स्किल्स का यूज़ करके प्रपोजल करते हैं। तो ये चीज़ है, वही पूछ रहा है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, द स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल प्रपोजल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। 3 मेन स्टेजेस हैं। अब देखिए पहला जो आपका स्टेज होता है राइट करने का टेक्निकल प्रपोजल, वो है आपका प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या होता है, देखिए द राइटिंग प्रोसेस शुड बिगिन विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब भी आप
किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, रिटन मतलब मैं रिटन बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जब भी आप प्रपोजल राइटिंग करने जा रहे हो तो आपको पहला जो टॉपिक है प्री राइटिंग करना होता है। प्री राइटिंग का मतलब होता है आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, इट मीन्स यू आर रेडी टू राइट अ टेक्निकल प्रपोजल। ओके, इट मीन्स यू आर रेडी टू राइट अ प्रपोजल टू समवन। तो पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स कि आप क्यों प्रपोजल लिख रहे हैं, व्हाई यू आर राइटिंग अ प्रपोजल टू समवन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, आप ऑफर करना चाहते हो सोल्यूशन या आइडिया देना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पहला क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है आपका एनालाइज ऑडियंस, हु इज ऑडियंस। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, सामने वाला आप बोला नहीं, आप फिर भी प्रपोजल करना चाहते हैं, इट मीन्स आपको ऑडियंस को यहाँ पे एनालाइज करना है कि ऑडियंस कैसी है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है डज द प्रपोजल इन्वॉल्व एनी प्रोजेक्ट, क्या आपका जो प्रपोजल है कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है कि नहीं, आपके मतलब प्रपोजल में कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका मतलब हाउ मच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, मतलब जो आप प्रपोजल राइटिंग कर रहे हो वहाँ पे कितने मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको मतलब मान लीजिए कोई सोल्यूशन ऑफर करना है तो वहाँ पे ओवर इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करना होता प्रपोजल राइटिंग में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है वो भी आपका मतलब कलेक्ट होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसमें राइट करना है, ऑलरेडी आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट शुड द रीडर डू, की मतलब जो रीडर है जब भी आपका वो प्रपोजल राइटिंग जब वो रीड करेगा तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मतलब वो क्या करेगा, मतलब सारी चीज़ें, सारा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 5 बताया, जब ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे देन तभी आप ये राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रपोजल राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपका यूज़ होता है और स्ट्रक्चर मैंने प्रपोजल राइटिंग का बताया वो भी यूज़ होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपका प्री राइटिंग हो गया, पहला आपका प्री राइटिंग। अब दूसरा हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन में राइटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम राइटिंग देखते हैं। देखिए राइटिंग अ प्रपोजल इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड आउटलाइनिंग यहाँ पे होगा, स्पेलिंग करेक्ट करिए, आउटलाइनिंग व्हाट विल बी द प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल एंड राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग जब हमने देखा था तो वहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल पेज वगैरह वहाँ पे देना होता है, मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा को जो कि कलेक्ट आपने किया हुआ है। स्ट्रक्चर तो आपने देखा, वहाँ पे टाइटल आपको देना है और उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इस सारे आंसर जब आपको पता है तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह वहाँ पे लिखना होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को दैट हैज़ बीन कलेक्टेड आउटलाइनिंग व्हाट विल बी प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल, की क्या मतलब प्रेजेंट करना है प्रपोजल में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करनी है जब आप राइटिंग करोगे टेक्निकल प्रपोजल के अंदर। 5 क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है और जो स्ट्रक्चर मैंने दिया था उसको 1 बाय 1 फॉलो करना है, उसको जब ये एक्सप्लेन करोगे वही आपको राइट करना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका है, और यहाँ पे जब भी आप राइट करोगे टेक्निकल प्रपोजल तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ड्राफ्ट क्रिएट करना होता है। ड्राफ्ट मीन्स वो डायरेक्टली आपको पब्लिश नहीं कर देना है, डायरेक्टली उसको शेयर नहीं कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको ड्राफ्ट करना होता है, ड्राफ्ट सेव करना होता है। सेकंड पॉइंट है द इन्फॉर्मेशन मे बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल। ये देखिए वही मैंने आपको जो बताया वो आपका ऑर्गेनाइज हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल, जैसे मैंने आपको बताया उसके फॉर्म में इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। उसको राइट भी करना है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे उसको थोड़ी 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। तो उस तरीके से आपका एक प्रपोजल राइटिंग क्रिएट हो जाएगा। प्रपोजल आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रिएट होने के बाद थर्ड पॉइंट आपका पोस्ट राइटिंग। पहला प्री राइटिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग क्या है? Once the first draft has been written, it is ready to be revised, edited and evaluated in order to improve its content, layout and structure। जब ये पोस्ट राइटिंग का सिंपल मीन्स होता है कि जब आप राइटिंग कर लिए, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप ऑनलाइन फिल करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली उसको फिल नहीं कर देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे सारी चीज़ें भरते हो, वो ड्राफ्ट में सेव होता है, फिर उसको आप एक रिव्यू करते हो, उसको देखते हो कि क्या उसमें मिस्टेक्स है, उसको एडिट करते हो तो वहाँ पे वही लिखा है इसको रिवाइज करना है, एडिट करना है, वैल्यूएट करना है, जो भी मिस्टेक्स हैं कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपके प्रपोजल राइटिंग के अंदर, ठीक है, चाहे वो ग्रामेटिकल हो या कुछ भी हो। वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट हैज़ बीन रिटन इट इज़ रेडी टू बी रिवाइज्ड। आपको एडिट करना है, जो भी मिस्टेक्स है रिवाइज करना है, वैल्यूएट करना है सारे मिस्टेक्स को, एंड इम्प्रूव करना है इसके कंटेंट, लेआउट एंड स्ट्रक्चर को। ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, सारा कुछ यहाँ पे आपको मैनेज करना है लेकिन लेआउट के फॉर्म में।
इन राइटिंग अ टेक्निकल प्रपोजल वी अवॉइड ग्रामेटिकल एरर और वर्ड्स, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया। आफ्टर एडिटिंग द ड्राफ्ट द फाइनल ड्राफ्ट इज़ प्रिपेयर्ड, जब भी आप एडिट कर लेते हो देन उसके बाद उसको क्या करते हो, पब्लिश कर देते हो, मीन्स दूसरों को उसको शेयर कर देते हो। जिसको भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रपोज कर रहे हो या किसी भी पर्सन को अपनी बात को शेयर करने के लिए, अपने सॉल्यूशन को मतलब ऑफर करने के लिए, आइडिया को, सो तब वहाँ पे उसको आप फाइनली क्या करते हो, ड्राफ्ट से उसको पब्लिश कर देते हो। तो इस तरीके से आपका ये प्रपोजल राइटिंग होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जब आप टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग करते हो। प्री राइटिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा पोस्ट राइटिंग। मैंने इसको डीपली में भी डिस्कस किया। तो एक बार हम चलिए समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। तो पहला हमने जो टॉपिक देखा, ठीक है, सिलेबस में टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग हमने देख रहे थे। इसके अंदर हमने देखा टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल वर्ड पहले हमने डीपली में समझा। इसके बाद टेक्निकल प्रपोजल क्या है, टाइप्स क्या होते हैं प्रपोजल के, ये डिस्कस किया। बिजनेस, रिसर्च एंड टेक्निकल प्रपोजल। फर्दर टेक्निकल प्रपोजल के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सॉलिसिटेड प्रपोजल एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया प्रपोजल राइटिंग का क्या होता है, स्टेप्स भी मैंने आपको बताया कैसे प्रपोजल राइट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे सिलेबस का ये वाला जो टॉपिक था टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग फिनिश हो गया। एंड ये दो टॉपिक, ठीक है। देखिए, हाउ टू पिच एन आइडिया, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा विद इन एन एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पिचिंग एन आइडिया इज़ लाइक ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू ट्राई अ न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। देखो ये जो एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, हो सके थोड़ा अभी काफ़ी फनी आपको लग रहा है बट समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। तो पिचिंग एन आइडिया इज़ लाइक ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू ट्राई अ न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। यू डिस्क्राइब द डिलीशियस टेस्ट, द बेनिफिट्स ऑफ योर आइडिया, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लेवर, यूनिक एस्पेक्ट, and offer a taste a small pre-order demo to make them eager to take a scope, support or invest in your idea। देखिए, अपने आइडिया को पिच करना, लाइक ट्राई करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, ठीक है। ट्राई अ न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, सपोज करिए एक नया मतलब एक आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम का कोई नया फ्लेवर निकला है, ठीक है, ठीक है। और किसी को आप कन्विंस करना चाहते हो उस आइसक्रीम को वो मतलब क्या करे, टेस्ट करे, उसको कुल मिला के उसको खाए, ठीक है। यू डिस्क्राइब द डिलीशियस टेस्ट, आपने उस आइसक्रीम का जो नया आइसक्रीम आया है उसका जो फ्लेवर है आपने बहुत अच्छे से उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया उस डिलीशियस टेस्ट को। द बेनिफिट्स ऑफ योर आइडिया, इट मीन्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स आप अपने आइडिया के बेनिफिट्स को उसको बता रहे हो, यानी आपके अंदर जो आइडिया आया आइसक्रीम का न्यू फ्लेवर, आपने उसको टेस्ट किया, आपको टेस्टी लगा, ठीक। एग्जाम्पल समझो, अभी मैं एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा। तो इट मीन्स अपने आइडिया के बेनिफिट्स को आप उसको बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी को कन्विंस कर रहे हो, ठीक है। क्यों, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लेवर, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये जो टेस्ट है, ये जो नया आइसक्रीम आया है, ये सभी आइसक्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर फ्लेवर, यूनिक एस्पेक्ट, एंड ऑफर अ टेस्ट अ स्मॉल फ्लेवर डेमो टू मेक देम ईगर टू। देखो कुल मिला के अब मैं एग्जाम्पल अच्छे से बताता हूँ। आइडिया को पिच करने का सिंपल मतलब होता है किसी को कन्विंस करना किसी काम के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप कोई ऐसा मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब देखो हम प्रोजेक्ट पे एग्जांपल इसे लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो यार, तो प्रोजेक्ट आप बनाओगे कभी, तो आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपको किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उसको कुछ हेल्प करना चाहते हो, कि उसको कन्विंस करना चाहते हो, कुल मिला के किसी पर्सन को कन्विंस करना, वही आपका पिचिंग एन आइडिया होता है। लेकिन तरीका क्या होता है पिचिंग करने का, वो यहाँ पे मतलब मैटर करता है। मीन्स कि आप किस तरीके से अपने आइडिया को, यानी आप अपने आइडिया के बेनिफिट्स को किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हो, यानी डिलीशियस टेस्ट, इसको अगर आप अच्छे से समझते हो देन आप समझ जाओगे कि आइडिया को पिच करने का मतलब क्या होता है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लेवर, इट मीन्स कि जो आप आइडिया दे रहे हो किसी को, किसी के प्रोजेक्ट में, ये कैसे दूसरों के आइडिया से डिफरेंट है, ठीक है। ये मैं जैसे यहाँ पे लिखा ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लेवर, ये तो आइसक्रीम की लैंग्वेज में, मैं तो एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। यूनिक एस्पेक्ट, आप जो दे रहे हो वो यूनिक कैसे है, आप मतलब दूसरे के आइडिया से कैसे यूनिक है। एंड ऑफर अ टेस्ट, और मतलब सामने वाले पर्सन को ऑफर करते हो कि आप इसका एक टेस्ट लीजिए। मीन्स टेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि उसका एक स्मॉल प्रीव्यू लीजिए। वो जो आइडिया दे रहा है, आप जिसको भी आइडिया दे रहे हो, अपने आइडिया को पिच किसी को कर रहे हो, उसका मतलब होता है उसका एक टेस्ट ले, मीन्स उसका प्रीव्यू लीजिए, उसका डेमो लीजिए, टू मेक देम ईगर, और ऐसा आप कन्विंस करते हो कि वो जो है
सपोर्ट करते हैं, वो आपका सपोर्ट करते हैं, अपने टाइम को आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर इसका डेफिनेशन समझे कि पिचिंग एन आइडिया का मतलब क्या होता है, किसी को कन्विंस करना, किसी को इस तरीके से कन्विंस कर देना कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों में आ जाए और आप जो करवाना चाहते हो वो पर्सन, सामने वाला पर्सन करने लगे। ठीक है, ये एग्जांपल एक सेल्स मार्केटिंग में ले सकते हो। जैसे कि होता नहीं है सेल्स मार्केट में जो सेल्स पर्सन होता है उसके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स होती है, आइडिया को पिच करने का इतना अच्छा उनके अंदर स्किल्स होता है, वो किसी को भी मतलब अपने आइडिया को पिच करने का उनका तरीका देखिए, कैसे अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताते हैं। और लास्ट में क्या होगा, एट द लास्ट आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, बाय कर लेते हो, ठीक है, परचेज कर लेते हो। तो यही चीज़ है, यहाँ पे वही लिखा है, मेक देम ईगर टू टेक अ स्कूप। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के खेल पे सारी चीज़ें मैंने बताई, तो ये चीज़ आप इसको रिलेट करते हो। पिचिंग एन आइडिया का मतलब क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हियर ब्रेक डाउन टू हाउ टू पिच एन आइडिया इंक्लूडिंग द प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। देखो ध्यान दीजिए, अगर आइडिया किसी को पिच करना है तो नॉर्मली अगर किसी को आइडिया शेयर करते हो तो मे बी सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट ना करे, बट अगर वही आइडिया पिच करने का तरीका आपको पता है कि कैसे आइडिया को पिच किया जाता है, इट मीन्स सामने वाले को कैसे कन्विंस किया जाता है, लाइक सेल्स मार्केटिंग पर्सन, एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, कैसे वो सामने वाले पर्सन को कन्विंस करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, तो ये चीज़ है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ब्रेक किया गया है। पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा स्ट्रक्चर। पिचिंग एन आइडिया समझ में आ गया होगा, आप चलते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, अगर अपने आइडिया को किसी को मतलब क्या बोलते हैं, पिच करना है, आइडिया को शेयर करना है, कन्विंस करना है किसी को, तो पहला प्रोसेस होता है नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानो, ठीक है, अपने ऑडियंस को जानो। अंडरस्टैंड हु यू आर पिचिंग टू एंड व्हाट दे केयर अबाउट, कि आपकी ऑडियंस क्या है, जिसको भी आप अपने आइडिया को मतलब पिच करने वाले हो, जिसको भी कन्विंस करने वाले हो, ठीक है, और वो ऑडियंस आपके बारे में क्या केयर करते हैं। ऐसा नहीं यार कि आप सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो और सेल्स पर्सन हो आप, ठीक है, और आपको आइडिया पिचिंग करना है, मतलब कन्विंस करना है किसी को, तो आप एक ऐसे पर्सन को आइडिया अपना शेयर कर रहे हो जो इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्रोडक्ट को बाय करने में, या तो हो सकता है उसको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है, तो कहाँ से वो मतलब फिर आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा। तो ये चीज़ अपने ऑडियंस को पहले जानना चाहिए, और सामने वाला पर्सन आपकी क्या केयर करता है ये जानना चाहिए, तब आप वहाँ पे आइडिया को शेयर किया जाता है। सेकंड है टेलर्स योर पिच टू एड्रेस दियर नीड्स एंड इंटरेस्ट। ये देखिए दूसरा पॉइंट वही बता रहा है, उनके नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आइडिया को क्या करना है, पिच करना होता है, मतलब कन्विंस करना होता है समवन को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पहला नो योर ऑडियंस, रिमेंबर, ओके। सेकंड पॉइंट इज क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव। क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया को पिच करने से पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम किसी भी पर्सन को कन्विंस करना क्यों चाहते हैं। क्या मुझे अपने प्रोडक्ट को उनको सेल करवा के ही रहना है, या ऐसा कुछ मेरी आइडिया है, मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और मुझे सामने वाले पर्सन की हेल्प चाहिए, बट वो हेल्प करना नहीं चाहता। आप किस तरीके से उसको कन्विंस करते हो, ये पिचिंग होता है, ये ऑलरेडी बताया। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको किस लिए किसी को कन्विंस करना है, ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए। वही लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हो। क्लैरिफाई, डिफाइन द पर्पस ऑफ द पिच, ये सारी चीज बताई मैंने आपको। डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू अचीव वेदर इट्स फंडिंग अप्रूवल। देखो यहाँ पे लिखा है कि आप फंडिंग चाहते हो, ठीक है, किसी से पैसे वगैरह लेना चाहते हो, और अगर किसी से पैसे भी लेने होते हैं ना, तो यार आपको देखो पैसे मांगने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को आपको अपने, मान लीजिए अपने दोस्त से पैसे लेने हैं, ठीक है, अब ऐसे बोलोगे चल भाई निकाल 100 रुपये, निकाल 200 रुपये, ऐसे मतलब अगर ऐसे बोलते हो, मतलब समझ ही रहे हो ना आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका मतलब कैसे अपने आइडिया को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, कैसे कन्विंस करते हो समवन को, वो आपको 500 या 1000 भी दे देगा अगर आपको अच्छे से मतलब मांगने का तरीका है। नहीं कहने मतलब आपको आइडिया पिच करने का तरीका पता है। फंडिंग, अप्रूवल या कोलैबोरेशन किसी के साथ करना चाहते हो, तब भी आपका यहाँ पे पिचिंग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। किसी से किस चीज़ के लिए अप्रूवल लेना है, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए किसी को कन्विंस करने जा रहे हो। थर्ड पॉइंट आपका जो है, थर्ड पॉइंट जो आपका है यहाँ पे, क्राफ्ट अ कंपेलिंग स्टोरी। इसका क्या मतलब है, क्राफ्ट अ कंपेलिंग स्टोरी का सिंपल मतलब है जिसको भी आइडिया आप पिच करने जा रहे हो, जिसको भी कन्विंस करना जा रहे हो, तो उसको आप एक तरीके से एक स्टोरी की तरह से क्रिएट करके उसको सामने वाले को बताओ।
उससे क्या होता है, अब देखो कोई भी चीज़ अगर कहानी, जैसे आपको शुरुआत से ही पता है स्टडी में कुछ भी अगर टॉपिक आप पढ़ते हो तो कहानी की तरह अगर उसको पढ़ोगे, मीन्स कहानी से रिलेट करके, स्टोरी से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें लंबे तक समय तक याद रहती है और समझ में आता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, आपको स्टोरी क्रिएट करके उसको बताना है। डेवलप अ नैरेटिव दैट हाईलाइट द प्रॉब्लम, आपको एक नैरेटिव तैयार करना है जो आपके हाईलाइट्स करे आपकी प्रॉब्लम्स को, या आप क्या करना चाहते हो, आप फंडिंग चाहिए, क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, कोलैबोरेशन करना है, ये सारी चीज़ें, सोल्यूशन एंड बेनिफिट्स ऑफ योर आइडिया, उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है स्टोरी के फॉर्म में। मेक इट रिलेटेबल एंड इंगेजिंग, वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, स्टोरी के फॉर्म में रिलेटेबल होता है, इंगेजेबल होता है। ठीक है, सॉरी, रिलेटेबल होता है और इंगेजिंग होता है। ठीक है, अगर स्टोरी के फॉर्म में अगर किसी भी आइडिया को शेयर करते हो, किसी को कन्विंस करते हो। फोर्थ जो पॉइंट आपका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे आपको पता होगा, ठीक है, प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा। अब इसको क्या करना है, आपने ये सारे पॉइंट मैंने आपको, देखो पहला पॉइंट क्या था, नो योर ऑडियंस, सेकंड पॉइंट क्या था, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड पॉइंट क्या था, कंपेलिंग क्राफ्ट अ कंपेलिंग स्टोरी, एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट जब भी आप फॉलो करोगे एंड फिर उसके बाद उन तीनों पॉइंट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिहर्स करना है पिच को, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। एंड सेकंड यहाँ पे है एंटिसिपेट पॉसिबल क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, जब किसी को भी आप अपना आइडिया शेयर करोगे, अब देखो यहाँ पे ये रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे काफ़ी यहाँ पे अच्छा समझ में आ गया। जो सेल्स पर्सन का मैंने आपको कहानी बताया था एग्जाम्पल, सेल्स पर्सन क्या करता है, उनके पास ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन रहते हैं। जैसे किसी भी पर्सन को अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उनके पास पहले से लिस्ट होती है कि सामने वाले पर्सन को अगर मैं ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ तो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, मे बी फ्रिक्वेंटली का आस्क्ड क्वेश्चन उनके पास होते हैं, उनका आंसर उनके पास ऑलरेडी होता है एंड उसका आंसर इजी वे में उनको दे देते हैं, सामने वाला कन्विंस हो जाता है, उनके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये होता है, आपको पॉसिबल जो क्वेश्चन है उसको एंटिसिपेट यानी तैयार करके रख लेना है थॉटफुल रिस्पॉन्स के लिए। तो ये चीज़ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे, ये संजय मैंने आपको बता दी। तो ये था आपका क्या प्रोसेस में। ठीक है, प्रोसेस ये होता है। अभी हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं जो आपका पॉइंट्स हेडिंग है प्रिपरेशन। ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, पिच, हाउ टू पिच एन आइडिया, कैसे पिच करते हैं आइडिया को। ठीक है, तो दूसरा है आपका प्रिपरेशन। आपने प्रोसेस समझ लिया, प्रैक्टिस वगैरह भी कर लिया, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट आपका है रिसर्च। रिसर्च क्या मतलब है, देखिए, अंडरस्टैंड योर आइडिया इनसाइड आउट, रिसर्च मार्केट ट्रेंड्स, पोटेंशियल चैलेंजेस एंड कंपटीटर्स। अब देखो यार, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, एज ए सेल्स पर्सन एग्जाम्पल सपोज करो आप काम कर रहे हो और आपने रिसर्च ही नहीं की कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके उसको जा रहे हो सेल करने, कौन उसको परचेज करेगा, कौन कन्विंस होगा आपके आइडिया से, आपके प्रोडक्ट से? कोई नहीं होगा। तो आपको पहले तो रिसर्च करनी है अपने आइडिया के बारे में। जो भी आप वो प्रोडक्ट सेल करो उसको रिसर्च, कुल मिला के आप जो भी आइडिया आप किसी को दे रहे हो या सोल्यूशन किसी को दे रहे हो, आप किसी का सपोर्ट आपको लेना है तो रिसर्च कर लेना है। ठीक है, कि मार्केट में मतलब क्या वैल्यू है, ठीक है, इस आइडिया की क्या वैल्यू है, जो भी आप मतलब आइडिया लेना चाहते हो, जो भी चीज़ आप वहाँ पे जिस भी चीज़ में आप अपना आइडिया को वहाँ पे पिच करना चाहते हो। ट्रेंड्स आपको देखना है मार्केट में क्या है, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या है, और आप कितने कंपटीटर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिसर्च वगैरह करनी होती है प्रिपरेशन के अंदर। सेकेंड जो पॉइंट है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तैयार करना होता है। देखिए, प्रिपरेशन में पहला रिसर्च, स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, क्रिएट एंड आर्टिकुलेट द वैल्यू योर आइडिया ब्रिंग्स, एक्सप्लेन हाउ इट एड्रेस द नीड और सॉल्व प्रॉब्लम। एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन के साथ आपको क्या करना है, आइडिया को स्टार्ट करना, मतलब कन्विंस करना, स्टार्ट करना है। मीन्स आप एक ऐसा प्रोपोजिशन, ऐसा स्टेटमेंट बना के रखो, तैयार करके रखो कि उस स्टेटमेंट से सामने वाले को पता चल जाए कि ये अगर पर्सन मुझे कुछ चीज़ें बताने जा रहा है तो इससे बेनिफिट उनका क्या है, सामने वाले के पर्सन का क्या बेनिफिट है, उनका नीड क्या है, या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने वाला है। शुरुआत में ही ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको तैयार करना होता है। तो ये है आपका क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, रिसर्च, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, याद रखना। ठीक है, मैं ऐसा आपको याद भी कराता चल रहा हूँ सारी चीज़ों को, जिससे बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े। थर्ड जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, विजुअल एड्स। अगर मे भी आप कहीं पर अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में अगर
या स्पीच वगैरह में क्या कर रहे हो, आइडिया को पिच कर रहे हो, तो आपको ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको विजुअल एड्स को भी यूज़ करना है, लाइक पीपीटी वगैरह, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। कीप देम सिंपल एंड इम्पैक्टफुल, अगर यूज कर रहे हो तो ऐसे इजी वे में आपको इमेजेस भी यूज़ करना है, स्लाइड्स यूज़ करने हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ रहे हो। लेकिन अगर नॉर्मली किसी को अगर कन्विंस करना चाहते हो ओरली, सो देन ये आप फिर मिस कर सकते, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, थर्ड पॉइंट आप बिल्कुल छोड़ सकते हो अगर आप ओरली किसी को कर रहे हो, बट अगर आप स्पीच वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह में अपने आइडिया को पिच कर रहे हो टू द एक ऑडियंस को आप पिच करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, विजुअल एड्स। फोर्थ पॉइंट है गैदर डेटा। गैदर डेटा का मतलब क्या होता है, देखो, यूज डेटा एंड एविडेंस टू बैकअप योर क्लेम्स, नंबर एंड स्टैटिक्स कैन ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर पिच। गैदर डेटा का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। देखो, जैसे कि आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन में ही हम मान चलते हैं, एक ऑडियंस को आप क्या करना चाहते हो, कन्विंस करना चाहते हो अपनी आइडिया को, ठीक है, अपने आइडिया में सपोर्ट लेना चाहते हो एक भारी ऑडियंस का। तो अब देखो, अगर आप डेटा को गैदर करके नहीं रखोगे, ठीक है, मान लीजिए उसी ऑडियंस में से कुछ ऑडियंस ऐसी हुई जो आपसे मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, तो आपके पास एक ऐसा एविडेंस हो कि आप जो भी बोल रहे हो वो उस पे उसका एक एविडेंस हो, ठीक है, आपके पास, जो कि आपको मतलब बैकअप दे आपके आपके पिच आइडिया को पिच करने में बैकअप के तौर पे आपको एक वहाँ पे एविडेंस रखना है। इसका कुल मतलब इतना होता है कि अगर आप ऑडियंस को एक मतलब होल ऑडियंस को, मतलब पूरे ऑडियंस को या किसी भी पर्सन को कन्विंस कर रहे हो, तो आपको एक एविडेंस रहना चाहिए, जो भी बता रहे हो वो रियल मतलब बिलोंग करता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट है, मतलब जो भी बता रहे हो वो रियल है। कुल मिला के आपको पूरे फैक्ट पे बातें करनी है। यूज डेटा एंड एविडेंस टू बैकअप योर क्लेम्स, ठीक। नंबर इन स्टैटिस्टिक्स कैन ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर पिच, और यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह कर क्रिएट करके तैयार करते हो, पिचिंग करते हो आइडिया को, मीन्स आप जैसे कि आपको पहले सब डेटा कलेक्ट कर लेना है कि हाँ इतनी ऑडियंस है, इतने ऑडियंस में। गैदर डेटा का सिंपल मीन्स है कि जो भी चीज़ आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए टू बैकअप योर क्लेम्स। जैसे कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करे तो आप फंस ना जाओ कि हाँ ऐसे चीज। अब जैसे सेल्स पर्सन वाला वही आप कहानी फ्री लेकर चलो एग्जांपल, मान लीजिए सामने वाला पर्सन कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को क्यों लूँ, तो आपके पास पहले से एक एविडेंस रहेगा, का आंसर तैयार रहेगा वो कंटिन्यू करने के लिए अपने आइडिया जो पिच कर रहे हो, किसी को कन्विंस करना है, वो कंटिन्यू फिर रहेगा। नहीं, अगर आप नहीं करके रखोगे तो उसी पे आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका सारा कुछ वहाँ प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। फोर्थ पॉइंट ये है। अभी हम देखते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट था रिसर्च प्रिपरेशन के अंदर, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, विजुअल एड्स, गैदर डेटा। नाउ अभी हम समझते हैं स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप आइडिया को पिच कर रहे हो तो एक स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं कि पहले तो आप कुछ और ही बता रहे हो, फिर लास्ट में कुछ पहले आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, लास्ट में इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ये सारे फॉर्मेट नहीं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। स्ट्रक्चर के अंदर पहला आपका इंट्रोडक्शन है, जिस भी टॉपिक पर आपको मतलब कन्विंस करना है, किसी को आइडिया को शेयर करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रोसेस वगैरह, प्रोसेस में और प्रिपरेशन में। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको ग्रैब करना है टेंशन विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन क्रिएट करना है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो वही इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो तो वहाँ पे एक अटेंशन क्रिएट कर लेना है सभी ऑडियंस का विथ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर आइडिया। आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को और स्टार्ट करना है फिर अपने आइडिया के बारे में। इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देनी है। आपको क्लियरली, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप उसको कन्विंस कर रहे हो टू समवन, तो उसको क्लियरली डिफाइन करना है प्रॉब्लम्स को, क्या प्रॉब्लम थी, उसकी नीड, आपके आइडिया कैसे उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, कैसे उसको सॉल्व करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रॉब्लम मतलब कुल मिला के यहाँ पे बॉडी बोल सकते हो आप। आइडिया को पिच करने के एक बॉडी यहाँ पे आपको लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे आप स्लैश लगा के बॉडी ऑफ पिचिंग एन आइडिया लिख सकते हो। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो आपके आइडिया को मतलब सीखते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, आपके आइडिया को सपोर्ट में लेते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट होंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आपकी आइडिया कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन। कुल मिला के बॉडी यहाँ पे आपको लिखनी नहीं, बतानी, मतलब बोलनी है क्या चीज़ें हैं, कैसे आपके आइडिया को वो क्यों करें, ठीक, क्यों आपके आइडिया को वो सपोर्ट मिले।
एंड थर्ड पॉइंट आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में लेकर चल रहा हूँ बॉडी, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन भी होगा। आप यहाँ पे फिर आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है, तो आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट योर आइडिया एज द सोल्यूशन टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपकी आइडिया कैसे दे रही है, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट्स यूनिक, कि आपका आइडिया सबसे यूनिक क्यों है। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रोसेस एंड प्रिपरेशन के अंदर बताया, वो इस तरह टॉपिक्स यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े थोड़े यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले देना है, फिर बॉडी वहाँ पे स्टार्ट कर देनी है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बोलनी है, जो भी आप वहाँ पे जैसे किसी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आपको कन्विंस करना है। दूसरा था आपका, सॉरी देखिए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थर्ड आपका सोल्यूशन देख लिया, फोर्थ आपका बेनिफिट्स। मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। सामने वाले का अगर बेनिफिट नहीं है आपसे बात करने में तो सामने वाला पर्सन कभी कुछ भी आपका नहीं सुनेगा। सिंपल सी बात है यार, आज के मतलब इस वर्ल्ड में कि हर कोई व्यक्ति मतलब किसी के लिए टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। उसको अगर बेनिफिट किसी चीज़ के लिए मिल रहा है तभी वो आपसे बातें करने में इंटरेस्ट है, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है, बेनिफिट्स, सामने वाले पर्सन को बेनिफिट मिल रहा हो आपकी आइडिया से, आउटलाइनिंग द एडवांटेज, आपको एडवांटेज एंड बेनिफिट्स अपने आइडिया के को आप बताना है, एक्सप्लेन करना है कैसे ये एड्स करेगी एक वैल्यू उनके लाइफ में, उनके प्रॉब्लम्स में, एंड व्हाई इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन, और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके मतलब इस आइडिया में इन्वेस्ट करना, ठीक है। कैसे उनके लिए बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ये था आपका फोर्थ पॉइंट बेनिफिट्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मीन्स क्या है, क्लियरली स्टेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर फंडिंग सपोर्ट। और यहाँ पे देखो, कॉल टू एक्शन का सिंपल मतलब था घुमा फिरा के सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है, कि आप कि वहाँ पे क्राफ्ट अ कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको बताया था, स्टोरी आप बना रहे हो कि बनाते ही चले जा रहे हो, ऐसा नहीं। कॉल टू एक्शन, देखिए सारी चीज़ें, इसीलिए तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रोसेस भी पढ़ना है, प्रिपरेशन भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन भी फॉलो करना है, मीन्स आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि आपको एक्चुअल में आप किस लिए कन्विंस कर रहे हो। मे बी आपको पैसे चाहिए किसी से, मे बी अप्रूवल चाहिए, पार्टनरशिप आपको चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करनी है क्लियरली, ओके। सेकंड वही लिखा है, डायरेक्ट रहना है आपको अपने मतलब आइडिया पर, ठीक है, और स्पेसिफिक अबाउट योर एक्सपेक्टेशन वही लिखा हुआ है। कॉल टू एक्शन हो गया। आपका 6 जो यहाँ पॉइंट है, Q&A, आपको Q&A यहाँ पे एक सीजन करना होता है। इनकरेज क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस, बी प्रिपेयर टू एड्रेस कंसर्न एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यार Q&A तो बिना Q&A के तो कुछ चीज़ मतलब समझ लीजिए वेस्ट ही है, क्योंकि देखो आपने सामने वाले को तो अपनी सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके आपने सारी चीज़ें रखी थी, सामने वाले को सब कुछ सुना दिया एज इट इज़, ठीक है, बट सामने वाले को भी मौका दोगे उसका क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे उसका क्वेश्चन भी मतलब आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो वो Q&A सीजन में आप उसका आंसर कर सकते हो। और कैसे करना है वो प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था। इनकरेज क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है, जो ऑडियंस से क्वेश्चंस आते हैं उसका साहस के साथ, इनकरेज के साथ क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। सेकंड पॉइंट लिखा है, बी प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ऑलरेडी मैंने बताया प्रिपरेशन में सब कुछ प्रिपेयर्ड रखोगे, देन आप फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, देन उसको प्रेजेंट करोगे। किसी को भी अगर उसको प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला पर्सन 110% वो कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि यही तीन मेन पॉइंट होते हैं किसी भी पर्सन को कन्विंस करने के लिए, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पे एक बार हम ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस पढ़ा, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ठीक है। आइडिया को पिच कैसे करते हैं, आइडिया पिचिंग एंड आइडिया क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने इसका मतलब 3 इसके मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए इसके अंदर, यानी इसके पार्ट्स डिस्कस किए, कैसे आइडिया को पिच किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, नो योर ऑडियंस, क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्ट, क्राफ्ट अ कंपेलिंग स्टोरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन हमने देखा, प्रिपरेशन में रिसर्च, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, विजुअल एड्स, गेदर डेटा, एंड स्ट्रक्चर में भी हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ पिचिंग एन आइडिया, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका फिर सोल्यूशन दोगे, उसका बेनिफिट बताओगे, और उसका कॉल टू एक्शन भी होगा, एंड Q&A भी आप वहाँ पे करोगे। ये सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। सॉफ्ट स्पीच डिलीवरी क्या होता है, जिसमें आपको पैशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, इलस्ट्रेशन पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, चलिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक स्पीच डिलीवरी है, ठीक है। तो स्पीच डिलीवरी सबसे पहले होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, फिर इसके हम एलिमेंट पढ़ेंगे, जो 3 वहाँ पे एलिमेंट्स आपको सिलेबस में दिए हैं, पैशन, पॉइजन, इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले बता दूं 7 मार्क्स में पूछा जाता है, एंड
मतलब 90% चांस ही एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्पीच डिलीवरी होता क्या है, ठीक। स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू से एंड प्रेजेंट योर वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू अदर्स। देखो सिंपल सी बात है, स्पीच डिलीवरी का मतलब होता है जैसे मैं ही बात करूं, अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं बात कर पा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपसे कुछ समझा पा रहा हूं आपको, तो किसके माध्यम से मैं समझा पा रहा हूं, किसके थ्रू, तो यहाँ पे स्पीच के द्वारा ही, ठीक है। मैं स्पीच कर रहा हूँ, यानी कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो इस स्पीच ही आप रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो स्पीच हो गया, ठीक। अब लेकिन स्पीच डिलीवरी का सिंपल यही मतलब नहीं होता है कि कुछ चीजें बोलना, उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे सामने वाले को आप बता रहे हो, स्पीच डिलीवरी कैसे कर रहे हो कि सामने वाले को चीजों को समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जो टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ये आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा, जो मेरा यहाँ पे टेक्निक है बताने का, अभी आपको पूरी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा स्पीच डिलीवरी का जो भी होता है, ठीक है। अब यही चीज होता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आप एज ए स्टूडेंट अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, तो उसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे उसको स्पीच मतलब दोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि लोगों को उसको पसंद आ जाए, ठीक है, मतलब लोग आपसे मतलब इंप्रेस हो जाए, ये होता है स्पीच डिलीवरी, इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पीच डिलीवरी का सिंपल मीन्स नहीं होता है कि खाली बोलना ही, बोलते तो सभी हैं, बट इफेक्टिव कैसे स्पीच देना है ये हम आप सीखने वाले। तो स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू से, यहाँ पे लिखा है स्पीच डिलीवरी हाउ यू से, कि आप कैसा बोलते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने वर्ड को जब आप टॉक करते हो, मतलब टॉकिंग करते हो अदर्स के साथ, ठीक है। इट्स लाइक टेलिंग अ स्टोरी, आप देखो एग्जांपल यहाँ पे समझो, इट्स लाइक टेलिंग अ स्टोरी और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इज क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, ठीक है। देखो स्पीच डिलीवरी का मतलब होता है लाइक कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो स्पोकन फॉर्म में किसी दूसरे पर्सन को, ये लाइक किसी को अगर आप स्टोरी बता रहे हो, किसी को स्टोरी बता रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो किस तरीके से आप उसको शेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन को, सामने वाले पर्सन को किस तरीके से शेयर कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है और इंगेज हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी में फर्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स द एक्सपीरियंस इंजॉयबल फॉर द ऑडियंस। सिंपल सी बात है यार, जब आप स्पीच एक अच्छा स्पीच दोगे, यानी इफेक्टिव स्पीच जब आपका होगा, तो ऑडियंस तो यार इंगेज होगी ही होगी, ठीक है, और जो ऑडियंस है वो मतलब इंजॉय करेगी आपके साथ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको स्टेज पे आपको स्पीच देना है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, सामने बहुत सारी ऑडियंस है, और वहाँ पे आपका स्पीच मतलब करने का जो स्टाइल है, जैसे अगर आपको तीनों जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो पता होंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो तीनों आपको एलिमेंट्स आपके क्लियर होंगे, जब आप एक स्टेज पे स्पीच दोगे तो ऑडियंस क्या होगी, वो आपके साथ इंगेज रहेगी, आपको लास्ट तक सुनेगी नहीं। अगर आप बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी की पॉइंट्स के अगर जाके स्पीच देते हो, तो वहाँ पे कोई भी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज होता है, यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा है, इट मेक्स द एक्सपीरियंस इंजॉयबल फॉर द ऑडियंस, हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज। सिंपल सी बात है, अगर आप इफेक्टिव स्पीच देते हो तो सामने वाले पर्सन को चीजें याद रहती है कि हाँ उन्होंने आपकी स्पीच में क्या सीखा, क्या समझा। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मे भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन एक्टिव लिसनिंग ना कर रहा हो, या आपकी स्पीच को डिलीवर करने का तरीका सही नहीं है, दो चीजें हो सकती है इस केस में, ठीक है। तो ये चीजें मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखते हैं, इट मेक द एक्सपीरियंस इंजॉयबल फॉर द ऑडियंस हो गया, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज, सिंपल बात है। थर्ड पॉइंट है, स्पीच डिलीवरी अलाउज यू टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस, ठीक। जब स्पीच डिलीवरी करोगे तो इसमें स्पीच डिलीवरी का सिंपल मीन्स यही नहीं होता है कि अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन को सिर्फ शेयर कर रहे हो, इससे आप एक इमोशनली कनेक्ट होते हो टू द अदर, ठीक है। यानी सामने वाले पर्सन के साथ क्या करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, कुल मिला के सामने वाले के इमोशन को भी समझते हो। अब स्पीच का मतलब यही नहीं होता है कुछ भी आप बताते चले जा रहे हो, सामने वाले के फीलिंग्स को के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो कि सामने वाला पर्सन कैसा सोच रहा होगा, तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो स्पीच डिलीवरी का इंपॉर्टेंस जो होता है वो इमोशनली आप क्या करते हो, कनेक्ट होते हो टू द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो अगर स्पीच डिलीवरी आप करते हो। ये इंपॉर्टेंस हो गया थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ जो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है वो है, स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल्स। सिंपल सी बात है, अगर आप एक अच्छा स्पीच दोगे किसी स्टेज पे, अगर एक अच्छा स्पीच आप दे रहे हो तैयारी के साथ, एक अच्छा सा अगर आपने स्पीच डिलीवरी वहाँ पे किया किसी टॉपिक के ऊपर, तो सिंपल सी बात है आपके प्रोफेशनल पर, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पर वो इम्पैक्ट देता है। तो स्पीच डिलीवरी का फिफ्थ जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस है वो है इफेक्टिव डिलीवरी एनहांस योर परसुएसिव एबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपको इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी करना आता है तो आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। परसुएड मतलब कि लाइक किसी को किसी काम के लिए मनाना, ठीक है। ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर क्रिएट होती है अगर आपको स्पीच देने का सही तरीका पता है तो। जैसे आपको मान लो एक स्टेज पे क्या करना है, स्पीच देना है, ठीक, किसी टॉपिक के ऊपर, और उसमें क्या करना है, सामने वाले पर्सन को मतलब सामने वाले पर्सन का मतलब सपोर्ट लेना है, ठीक है। कुल मिला के आपको इनडायरेक्टली ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, बट ऑडियंस को पता नहीं है कि आप उनका सपोर्ट लेने के लिए स्पीच दे रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर। मान लो कि आपको अपने कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सामने वाले पर्सन को इन्वॉल्व करना है, तो उसके साथ जो स्पीच करोगे वो स्पीच करने का आपका तरीका डिपेंड करता है कैसे आप उससे बात करते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। कुल मिला के सामने वाले पर्सन को आप परसुएड करते हो अपने स्पीच के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। इसका एक समरी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज, एंड स्पीच डिलीवरी अलाउज यू टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस। स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल, ये भी डिस्कस किया। इफेक्टिव डिलीवरी इनहैंस योर परसुएसिव एबिलिटीज।
ठीक है, तो ये था स्पीच डिलीवरी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीच डिलीवरी आखिर देना कैसे है। ठीक है, यानी स्पीच डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या क्या है, वो की पॉइंट्स क्या क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, इसमें आपका वही सिलेबस वाला ही है जो यहाँ पे पैसन, पॉइज एंड इलस्ट्रेशन था, तो ये डिस्कस करना है अभी। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी करने के लिए 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पैसन है, पॉइज है। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका पैसन है। ठीक है, पैसन क्या होता है? पैसन इज लाइक एडिंग एक्साइटमेंट एंड एनर्जी टू योर वर्ड। पैसन का सिंपल मतलब होता है लाइक आप जो भी स्पीच देने वाले हो, जो भी टॉपिक पर, उस टॉपिक को आप उसमें आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो जो कि काफी ज्यादा इंगेजिंग हो। ठीक है, लाइक ऐसे वर्ड आप यूज करोगे जो आपके मतलब ऑडियंस को क्या करेगा, एक्साइट कर देगा आपको सुनने के लिए, आपके स्पीच को अटेंड करने के लिए। तो ये चीजें, पैसन इज लाइक एडिंग एक्साइटमेंट एंड एनर्जी टू योर वर्ड्स। पैसन इन स्पीच डिलीवरी इज द जेन्युइन इमोशन एंड एक्साइटमेंट यू एक्सप्रेस। पैसन में क्या होता है? स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है, पैसन का सिंपल मतलब होता है आप अपने इमोशन को दिखाते हो, अपने एक्साइटमेंट को दिखाते हो, जिस भी स्पीच के लिए आप तैयार हो उसके एक्साइटमेंट के बारे में दिखाते हो कि हाँ, जैसे आपको किसी, मान लो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको स्पीच देना है, तो उस प्रोजेक्ट में आप कितना मतलब एक्सपर्ट हो, वो सारी चीज़ें, उसमें एक्साइटमेंट आपकी क्या है। ठीक है, किसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो तो सिंपल सी बात है, उसमें आप बहुत मतलब जल्दबाजी में सारी चीज़ें बताओगे, यानी पूरा एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करते हो। ये चीज़ है, इट्स लाइक एडिंग अ स्पेशल इंग्रेडिएंट टू योर वर्ड्स, मेकिंग देम एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्पीक विथ योर पैसन। योर कैप्चर्स द लिसन्स अटेंशंस, मेकिंग योर मैसेज मोर मेमोरेबल। पैसन का सिंपल मतलब होता है कि पैसन, जैसे कि एक वर्ड में समझा जाए कि स्पीच डिलीवरी में पैसन क्या है। पैसन का क्या मतलब? आप अपने पैसन को फॉलो करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पर अगर स्पीच डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपका जेन्युइन पूरा इमोशन होगा, क्योंकि वो आपसे जो भी टॉपिक पे अगर आप स्पीच दे रहे हो तो वो आपके पैसन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उस प्रोजेक्ट पे जब भी स्पीच डिलीवरी दोगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, डोमेन एक्सपर्टाइज आपके अंदर होना चाहिए, उसमें आप एक्सपर्ट हो, तभी उसके बारे में स्पीच डिलीवरी दे पाओगे। यानी आपको अपने पैसन के बारे में ही स्पीच डिलीवरी देना है। एज आप, जैसे आप हो स्टूडेंट और आपको देना है किसी बायोलॉजी के टॉपिक पर, वहाँ पे आपको स्पीच डिलीवरी देना है, तो वो आपके पैसन से रिलेट नहीं करता, तो वहाँ पे चीज़ें मतलब मेमोरेबल नहीं होगी, सामने वाला पर्सन मतलब समझ ही नहीं पाएगा। आप क्यों नहीं समझ पाएगा? वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने पैसन को फॉलो नहीं किया स्पीच डिलीवरी देने में। जब भी स्पीच डिलीवरी आपको देनी हो कहीं भी, पैसन को फॉलो करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए, उस पर स्पीच आपको देना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है वो जेन्युइन आपके इमोशन को, आपके एक्साइटमेंट को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, जेन्युइन इमोशंस एंड एक्साइटमेंट यू एक्सप्रेस। स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है वो आपके जेन्युइन इमोशन का मतलब होता है जब भी आप स्पीच दोगे वो आपके पैसन से रिलेटेड होगा, आपका जो भी रियल इमोशन है वो दिखेगा, आपका एक्साइटमेंट आपके स्पीच के मतलब प्रति क्या है वो दिखेगा। ये एक तरीके की एग्जांपल समझ सकते हो, लाइक ये कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट समझ सकते हो। आप जो भी बोलते हो उसके साथ कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हो, जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, और इंटरेस्टिंग हो जाती है आपके साथ, और इंगेजिंग हो जाती है आपके साथ। ठीक है, ये आप समझ सकते हो एग्जांपल के मैंने यहाँ पे दिया है। इट्स लाइक एडिंग अ स्पेशल इंग्रेडिएंट टू योर वर्ड्स, मेकिंग देम एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्पीक। जब भी आप बोलते हो तो लाइक एक तरीका का होता है कि जैसे कि जब भी आप अपने स्पीच को दे रहे हो तो वहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपके साथ मतलब पूरी तरीके से इंप्रेस हो जा रही है, पूरी तरीके से मतलब इंगेज हो जा रही है आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे अपने पैसन को फॉलो किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो विथ योर पैसन, यहाँ पे वही बात आ गई, जब आप अपने पैसन को फॉलो करके स्पीच देते हो, देन वहाँ पे आप कैप्चर करते हो कि जो लिसनर है वो अटेंशन के साथ सुनते हैं। क्योंकि जब आप अपने पैसन को फॉलो करोगे, जैसे मैं बात करूँ कि अभी मान लीजिए मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में स्पीच देना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज है, सपोज करूँ। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से स्पीच में दे सकता हूं, और अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं प्रिपेयर रहूंगा, सामने वाला पर्सन को समझ में आएगा, उसको मतलब चीज़ें अटेंशन के साथ सामने वाला पर्सन सुनेगा आपको। मेकिंग योर मैसेज मोर मेमोरेबल, जब भी आप अपने पैसन को फॉलो करके स्पीच देते हो तो ये मेमोरेबल होता है, यानी आपको तो याद रहेगा ही, सामने वाले पर्सन को भी समझ में आता है और याद रहेगा। तो ये काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया पैसन क्या होता है स्पीच डिलीवरी में। जब भी स्पीच देना, पैसन को फॉलो करना, जिसमें इंटरेस्ट हो उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस करके आपको वहाँ पे क्या करना है, उसको स्पीच को डिलीवर करना है। क्लियर, और मेमोरेबल हो जाता है मैसेज, जो भी आप टॉपिक पे स्पीच डिलीवरी देते हो अगर आप पैसन को फॉलो करते हो। चलिए, इसको डिस्कस कर लिया काफ़ी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट आपका, पॉइस क्या है। ठीक है, देखिए, पॉइस मीन्स बीइंग काम एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक। पॉइस का मतलब होता है लाइक पॉइस एक आप वर्ड समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस रिलेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पॉइस का सिंपल मतलब होता है शांत होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन को डिलीवर करना। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ व्हिल स्पीकिंग। इट्स सिमिलर टू मेंटेनिंग बैलेंस लाइक अ टाइट रोप वॉकर बीइंग prized pains, staying calm, confident and composed, ensuring a smooth and effective delivery.
एग्जाम्पल इतना अच्छे से यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो समझो। पॉइज का सिंपल मतलब होता है जब भी आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, किसी स्टेज पे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शांत हो जाना है, एकदम अच्छे से शांत हो जाना है और कॉन्फिडेंट होकर के स्पीच देना। ये हो गया। पॉइज का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होकर के, काम होकर के अपने स्पीच को डिलीवर करना। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ व्हिल स्पीकिंग। इसका मीन्स होता है जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे आप अपने आप को मतलब साथ लेके मतलब स्पीच दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है, जैसे काफ़ी जगह मतलब ऐसा होता है कि लोग तो मतलब स्पीच देते हैं बट उनका माइंड कहीं और होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका इफेक्टिव स्पीच नहीं हो पाता। आप प्रेजेंट टाइम में रहेंगे और प्रेजेंट चीज़ों को रिमेंबर करके वहाँ पे जब स्पीच डिलीवरी देंगे तो इफेक्टिव स्पीच आपकी हो पाएगी। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, इस व्हिल स्पीकिंग। जब भी आप बोल रहे हो तो ऐसा लगे कि आप अपने आप को वहाँ पे पूरा मतलब वहाँ वहीं पर आप पूरा प्रेजेंट हो। एट द स्टेज पर अगर आपको देना है तो एट द स्टेज आप पूरी तरीके से प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट माइंड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। वॉइस का सिंपल मीन्स होता है। एक एग्जांपल लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट्स सिमिलर टू मेंटेनिंग। ये सिमिलर है जैसे मेंटेन करता है कोई बैलेंस लाइक अ टाइट रोप। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी कि कहीं पर ऐसा सर्कस आपने देखा होगा कि मतलब कोई बच्ची या कोई छोटा बच्चा जो है एक रोप पर, टाइट रोप पे, ठीक है, मतलब एक रस्सी पे क्या करता है, चलता है, ठीक है, और रस्सी पे वो क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। ये सर्कस आपने देखा ही होगा कि वो उस रस्सी पे क्या करता है, बिना कुछ पकड़े वो सीधा वहाँ पे रस्सी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो चला जाता है, तो वो बैलेंस मेंटेन करता है। वही पॉइज होता है, ठीक है। जब भी आप चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, देखो वो जो भी बच्चा वहाँ पे रस्सी के ऊपर चल रहा था, उसके वो क्या किया, मतलब उसके वो पहले तो कॉन्फिडेंट था, काम था, ठीक है, और सेकंड चीज वो बैलेंस वो बना के उस पर चल रहा था। ये चीज हो गई। तो यही चीज आपको भी अपने स्पीच में रिलेट करना है। जब भी आप स्पीच दो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बैलेंस बना के रखना है कि ऐसा लगना चाहिए कि जिस सामने वाले पर्सन को जो भी बता रहे हो तो वो चीजें उनको समझ में आनी चाहिए, पूरा क्लियर वे में आपको सारा चीजें वहाँ पे बताना है। तो कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे कि रस्सी पे जो भी वहाँ पे बच्चे चलते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। बीइंग प्राइज्ड मींस स्टेइंग कॉम। इसका सिंपल मतलब कुल मिला के एग्जांपल का मतलब है काम रहना, शांत रहना और कॉन्फिडेंट रहना, और कंपोज्ड इंश्योरिंग अ स्मूथ एंड इफेक्टिव डिलीवरी। जब तक कि आपका डिलीवरी पूरी तरीके से स्मूथली डिलीवर ना हो जाए, पूरी तरीके से शांत रहना और कॉन्फिडेंट रहना। पॉइस का मतलब होता है एंड इफेक्टिव डिलीवरी। इट हेल्प्स यू हैंडल पॉजेस, ट्रांजिशन एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट विद ग्रेस, ठीक है। ये हेल्प करता है हैंडल करने में पॉज। लाइक देखो, जब भी आप शांत रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे तो बीच में आप पॉज ले सकते हो, ठीक। अब ऐसा ना हो जैसे कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पहले अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और आप काम नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तो फिर आप पॉज लोगे तो चीज़ें आप भूल जाओगे कि आपको क्या स्पीच देना है, ठीक है, चीज़ें आप भूल जाओगे। तो कॉन्फिडेंट रहोगे और काम रहोगे तो ये क्या करता है, आपको पॉज लेने में मतलब हेल्प करता है, हैंडल आप कर सकते हो पॉज, बीच बीच में आप पॉज भी ले सकते हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे क्या करते हो, ट्रांजिशन कर सकते हो, मतलब टॉपिक भी इधर उधर मतलब क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती है अगर आपको यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो। तो सिंपल सी मीन्स यही इसका है। देखो, पैसन का मतलब था पैसन को फॉलो करके स्पीच डिलीवरी देनी है। दूसरा पॉइंट है पॉइस। पॉइस का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, काम हो करके आप क्या कर रहे हो, स्पीच डिलीवरी दे रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वो सर्कस वाला बता दिया, उससे रिलेट कर सकते हो, चीज़ें याद आ जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है स्पीच डिलीवरी में, देखिए। Illustrations are like drawing pictures with your words. Instead of just saying something, illustration are the vivid example, stories or description you use to make your speech come alive. देखो, illustration का मतलब होता है illustrate। ये वर्ड illustrate से बना है। illustrate का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब व्याख्या करना। हिंदी में बता रहा हूँ, व्याख्या करना, चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। अब जब भी आप स्पीच डिलीवरी दे रहे हो, अगर मे भी पॉसिबल है तो वहाँ पे विजुअल एड्स यूज़ करो आप। विजुअल एड्स मतलब वहाँ पे ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह, अगर पॉसिबल है तो, ऑप्शनल बता रहा हूँ, पॉसिबल है तो वहाँ पे अपना पीपीटी वगैरह भी तैयार करके वहाँ पे चीज़ें बता सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है सिंपल बोलने से जो चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ें देख करके जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है। सामने वाले को आप अच्छे से समझा भी सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो सामने वाले ऑडियंस को, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे इलस्ट्रेशंस आर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर ड्रॉ करना विथ योर वर्ड्स, मतलब जो भी आप बोल रहे हो उससे रिलेट कर देना है, मतलब इमेजिनेशन फिर यहाँ पे आपको यूज करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहाँ भी आप स्पीच डिलीवरी दे रहे हो एट द स्टेज, वहाँ पे अगर पीपीटी यानी कि वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर वहाँ पे सिस्टम नहीं है, यानी कि वहाँ पे विजुअल एड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको इमेजिनेशन फिर वहाँ पे आपका काम आएगा। वहाँ पे लोगों को इमेजिनेशन से कनेक्ट करना है, लोगों को वहाँ पे पूरी तरीके से विजुअलाइज करा देना है जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आप ऐसा तभी कर पाओगे जब दोनों टॉपिक आपको पहले से पता होंगी। पैशन आप फॉलो करोगे, अपना वॉइस आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे, तभी आप करा पाओगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको लोगों को विजुलाइज करा देना, उसको मतलब लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उनको कनेक्ट करा देना। जो भी वर्ड बोल रहे हो ऐसे एग्जांपल एक लाइन में समझो। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी हम स्पीच दे रहे हैं उसको इस तरीके से इलस्ट्रेट करना, सामने वाला पर्सन उसके साथ कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने के बाद वो पूरे इमेजिनेशन मोड में चला जाए। और ये आप एग्जाम्पल में और समझ सकते हो कि वर्ड को पूरी तरीके से अलाइव कर देना, ठीक है। वर्ड को जो भी बोल रहे हो उसको एक जीवित तरीके से वहाँ पे मतलब शो करना, ऐसा समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। इलस्ट्रेशन आर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स विथ योर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ जस्ट सेइंग, मतलब केवल बोलने के बजाय आपको वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो वर्ड्स को विजुलाइज वहाँ पे करा सकते हो। समथिंग इलस्ट्रेशन आर द विविड एग्जाम्पल,
जैसे कि कोई आप यहाँ पे स्टोरी बता रहे हो या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को इमेजिनेशन की हेल्प से समझा सकते हो कि इमेजिन करने के लिए आप बोल सकते हो कि आप इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ें ऐसी है। जो भी टॉपिक पे आप बता रहे हो, टॉपिक तो यार आपका डिफरेंट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे स्टोरी क्रिएट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कस की है सारी चीज़ें। तो स्टोरीज और डिस्क्रिप्शन यू यूज टू मेक योर स्पीच कम अलाइव। जो स्टोरी होता है, आपको जिस भी टॉपिक बता रहे हो अगर उसको स्टोरी के माध्यम से लोगों को मतलब इलस्ट्रेट करते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो लोग मतलब क्या होते हैं आपकी स्पीच में मतलब अलाइव होता है, आपका मतलब पूरा स्पीच होता है अलाइव होता है, यानी पूरा ये रियल वर्ड एग्जाम्पल के साथ लोग वहाँ पे समझते हैं। इट हेल्पिंग योर ऑडियंस विजुअलाइज एंड कनेक्ट विथ योर मैसेज इलस्ट्रेशन मेक योर स्पीच मोर रिलेटेबल एंड एनहांस। देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटेबल, यानी ये आपके रियल वर्ड के साथ पूरा रिलेट करता है। जब विजुअलाइज करते हो अपने स्पीच को, अपने टॉपिक को किसी को प्रेजेंट जब कर रहे हो, तो पूरी तरीके से विजुअलाइज जब करोगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। रिलेट कर पाएंगे, समझ में अच्छे से आएगा, यही होता है आपका इलस्ट्रेशन। और लिखा है यहाँ पे इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा करते हो इलस्ट्रेट अगर इस तरीके से करोगे, सामने वाला पर्सन को अंडरस्टैंड होगा चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड इंगेजमेंट, और सिंपल सी बात है इंगेज तो आपके ऑडियंस होंगे ही होंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप स्पीच डिलीवरी देते हो। एंड अमंग योर लिसनर, मतलब आपके जो लिसनर हैं, जो भी ऑडियंस है, उनको इंगेज करती है। तो ये था इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। तो चलिए एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं जल्दी से, क्या हमने डिस्कस किया। देखिए हमने देखा यहाँ पे स्पीच डिलीवरी क्या होती है। जैसे स्पीच डिलीवरी मतलब कुछ चीज़ें प्रेजेंट करना, सामने वाले पर्सन को अपने वर्ड को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाला पर्सन क्या करे, इंगेज हो जाए आपके साथ, सामने वाला पर्सन आपको अच्छे से सुने एट द लास्ट एंड तक, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब पूरा आपका स्पीच डिलीवरी होना चाहिए। इस इंटरेस्टिंग स्पीच डिलीवरी होने के लिए, इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी होने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, पैशन, पॉइस एंड इलस्ट्रेशन। इससे पहले हम इंपॉर्टेंस जान लेते हैं स्पीच डिलीवरी की क्या होती है। इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल। स्पीच डिलीवरी अगर अच्छा होगा, आपका ऑडियंस यहाँ पे इंजॉय करेगी। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिमेंबर योर मैसेज। अगर आपका स्पीच डिलीवरी इफेक्टिव है तो अंडरस्टैंड मतलब ये आपका जो ऑडियंस है उसको, उनको जो है मैसेज अच्छे से समझ में आएगा, उनको याद रहेगा। स्पीच डिलीवरी अगर इफेक्टिव है तो आप इमोशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल। अगर आप एक अच्छा स्पीच देते हो किसी को भी, तो आपके पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल पर भी इम्पैक्ट देता है। ये हो गया इफेक्टिव डिलीवरी इनहैंस योर परसुएसिव एबिलिटीज। अगर आपको अच्छा स्पीच देना आता है, स्पीच डिलीवरी आप अच्छा करते हो, तो यहाँ पे आप किसी पर्सन को परसुएड कर सकते हो, किसी भी काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मतलब और अच्छा बिल्ड करने के लिए किसी अदर पर्सन को क्या कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। ये हमने डिटेल में देखा था। एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी में हमने देखा, इसमें 3 आपके पॉइंट्स है, पैशन है, पॉइस है, इलस्ट्रेशन है। जब भी आपको स्पीच देना है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आप जिस भी टॉपिक पर स्पीच देने जा रहे हो, क्या उसमें आपका कमांड है, डोमेन एक्सपर्टाइज आप हो, ये सारी चीजें आपका पैशन के अंदर हमने देखा, डिटेल का एक्सप्लेन किया। अब पॉइस भी हमने देखा था। पॉइस का मतलब होता है काम होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के, लाइक जैसे सर्कस का एग्जांपल मैंने दिया था, कैसे बैलेंस मेंटेन करके अपने वहाँ पे जो भी सर्कस दिखाते हैं, कैसे एक अच्छे तरीके से दिखाते हैं, आप इंगेज रहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मतलब कैसे ये एक रस्सी पे चल रहा है, मतलब अलग तरीके से वहाँ पे आपको समझ मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जब भी वो मेंटेनिंग बैलेंस वहाँ पे काम होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के वो चीजें करते हैं वो लोग। उस तरीके से आप भी जब भी स्पीच डिलीवरी दो, कॉन्फिडेंट होकर के, पूरी तरीके से काम होकर के वहाँ पे आपको स्पीच डिलीवरी एक स्टेज पे देना है। किसी को भी आप अगर नॉर्मली भी स्पीच दे रहे हो तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के। थर्ड पॉइंट आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी आपने ये दोनों चीजें आपने फॉलो की, पैशन पॉइस आपने फॉलो किया, अब इसको इलस्ट्रेट करना है एट द स्टेज। जैसे अगर आपको स्पीच देना है तो वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है, तो पॉसिबल है तो वहाँ पे आप पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पे यूज करके लोगों को समझा सकते हो। क्योंकि लोगों को क्या यार, कोई भी अगर स्पीच किसी का ले रहा है तो बोलने से ज़्यादा अगर वहाँ पे चीज़ें देख कर लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आप ही पढ़ रहे हो तो आपको वीडियो देख करके ज़्यादा समझ में आता है जितना खुद आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। लेकिन अगर ये आप लाइन बाय लाइन अगर खुद पढ़ो तो मे भी आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आप विजुलाइज करके पढ़ते हो, चीज़ों को देखते हो, तो वो समझ में आता है। तो ये चीज़ है, आपको अपने टॉपिक को स्टोरीज के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और इससे क्या होगा, जब इलस्ट्रेट आप अच्छा करोगे तो आपके ऑडियंस इंगेज हो जाएगी आपके साथ। कुल मिला के इनहैंस होगा आपका अंडरस्टैंडिंग, सामने पर्सन का अंडरस्टैंडिंग इनहैंस होता है, और लोग रिलेट कर पाते हैं इसको रियल लाइफ के साथ, जो भी स्पीच आप दे रहे हो। क्योंकि कोई भी स्पीच दोगे तो वो फेक स्पीच तो होगा नहीं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो यूनिट 3 का जो टॉपिक था, एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, फिनिश हो गया। एंड यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1, 2, 3 अगर कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट 4 के साथ। और ये भी आपका 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये भी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे।